अस्सलाम वालेकुम डियर्स। अच्छा, आज ये लेक्चरर बायोलॉजी का पेपर हुआ है एजे पब्लिक सर्विस कमीशन का, आज 5 अप्रैल 2026। इस वीडियो में मैं ये जो लेक्चरर बायोलॉजी का पेपर है इसको इंशाल्लाह कंप्लीट जो है वो सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 तक कोशिश करूंगा सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं इसी एक ही पार्ट में जो वो कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व हो जाए। तो आए हम स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। क्वेश्चन नंबर 1 है पोलियो वायरस इज एरेडिकेटेड फ्रॉम ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर। अब इस स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि जो पोलियो वायरस है वो तकरीबन जितने भी ममालिक हैं सब से वो खत्म हो चुका है, सिवाय यानी अब कुछ ममालिक के नाम लिखे हुए हैं, इनमें से हमने वो ऑप्शन चूज करना है कि जिसमें अब तक पोलियो वायरस जो है वो खत्म नहीं हुआ, यानी एक्सेप्शन हमने ढूंढनी है। तो ऑप्शन में अगर आप देखें, ऑप्शन जो दिए हुए हैं पाकिस्तान एंड अफ्रीकन कंट्रीज, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, नाइजीरिया एंड सूडान। तकरीबन पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़ के बाकी सारी जो कंट्रीज हैं उनसे जो वाइल्ड पोलियो वायरस है वो तकरीबन एरेडिकेट हो चुका है या ख़त्म हो चुका है। तो यानी यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, पाकिस्तान है अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑल आर सेल्स इन्वॉल्व इन इम्पार्टिंग इनेट इम्यूनिटी एक्सेप्ट फॉर। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कौन से ऐसे सेल्स हैं जो इनेट जो इम्यूनिटी है उसमें रोल प्ले कर रहे हैं, सिवाय कुछ सेल्स के जो आप ये कह लें इनेट इम्यूनिटी में इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पे भी यह है कि हमने वो वाले सेल्स तलाश करने हैं कि जो इनेट इम्यूनिटी में इन्वॉल्व नहीं है। अब देखें, जो इम्यूनिटी की बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक है इनेट इम्यूनिटी और एक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडाप्टिव इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। जो इनेट इम्यूनिटी है ये बाय बर्थ यानी जो इनकोडिंग होती है इम्यून सिस्टम के का काम करते हैं जो सेल्स, और बस जो इम्यूनिटी जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडाप्टिव इम्यूनिटी का नाम दे रहे हैं वो ज्यादातर अगर आप देखें वो एंटीबॉडीज मेडिएटेड है। और अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में बात करें कि तीन चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला जो बेसोफेल्स है, दूसरा मैक्रोफेजेस है, डेंड्राइटिक सेल्स है, चौथा बी एंड टी लेम्फोसाइट्स। अब इन चारों में अगर आप देखें जो बी एंड टी लेम्फोसाइट्स हैं, ये दो सेल्स जो बीटा सेल्स या आप हेल्पर टी सेल्स के हैं, दोनों सेल्स जो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करते हैं और बेसिकली जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनेट इम्यूनिटी में ये दोनों सेल्स इन्वॉल्व नहीं है। बाकी अगर हम तीनों की बात करें, बेसोफिल्स की, डेंड्राइटिक सेल्स की, मैक्रोफेजेस की, ये तीनों जो है इनेट इम्यूनिटी में इन्वॉल्व है। तो लिहाजा यहाँ पे जो एक्सेप्शंस है जो इनेट इम्यूनिटी का ऐसा नहीं है, वो कौन से सेल्स हैं? बीटा सेल्स हैं, टी लेम्फोस। क्वेश्चन नंबर 3 है द फंगल सेल वॉल्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। यानी जो फंजाई या फंजाई की सेल वॉल जो बेसिकली किसकी बनी? तो हमें पता है जो फंगस है बेसिकली इसकी जो सेल वॉल है वो एक तो ये काइटन की बनी होती है, और काइटन में बाज दफा कुछ ऐसे फंजाई भी हैं कि जिनके अंदर पॉलीसेकेराइड्स ग्लूकेन जो है वो मौजूद होता है। तो हम उसको बेसिकली यहाँ पे किसका नाम इन्होंने लिखा हुआ? ग्लाइकन। तो ग्लाइकन प्लस काइटन ये दोनों जो है फंजाई के जो सेल वाल उसे मौजूद हैं। बाकी अगर आप देखें जो थे पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है या टिकोइक एसिड है, ये बैक्टीरियल सेल वाल में मौजूद है। इस तरह इधर अगर आप देखें जो थे पेप्टाइडोग्लाइकन और लिपोपॉलीसेकेराइड्स, ये भी बैक्टीरियल सेल वाल का ऐसा होता है। सेलुलोज और लिग्निन जो है ये बेसिकली आप देखें जो सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है ये प्योरली जो प्लांट्स हैं या फिर कुछ एल्गी जो हैं उनकी सेल वाल सेलुलोज की बनी है। तो लिहाजा जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे वो है ग्लाइकन है, काइट। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑन द बेसिस ऑफ 16s राइबोसोमल आरएनए जीन 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। यानी ये कह रहा है कि जो 16s राइबोसोमल आरएनए है, आरएनए जीन है, इसकी बेस पे क्लासिफिकेशन की गई और उस क्लासिफिकेशन के मुताबिक जो लाइफ है उसकी 3 डोमेन्स कौन कौन सी हैं। तो बेसिकली ये क्लासिफिकेशन दी थी इस 16s राइबोसोमल आरएनए जीन की बेस पे कार्ल वोइस ने और जॉर्ज ई फॉक्स, ये दो बंदे थे, इन दोनों ने ये क्लासिफिकेशन सिस्टम किया था जिसमें उन्होंने फोकस किया था किसको? 16s राइबोसोमल आरएनए जीन को। इसकी बेस पे उन्होंने 3 डोमेन्स लाइफ की दी थी। वो 3 डोमेन्स कौन कौन सी थी? यू बैक्टीरिया, आर्की और यूकेरिया। तो अब देखें यहाँ पे जो ऑप्शंस बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पे यू बैक्टीरिया, फंजाई एंड यूकेरिया। अब यू बैक्टीरिया और यूकेरिया तो थी इन 3 डोमेन में, लेकिन फंजाई नहीं थी। इसी तरह यहाँ पे आर्की और यूकेरिया है, लेकिन मैमल्स जो ये जो वॉइस ने क्लासिफिकेशन दी हुई थी उसमें ये शामिल नहीं था। इसी तरह अगर चौथे ऑप्शन देखें तो अब बल्कि यहाँ पे बी और डी दोनों सेम ही दिए हुए हैं। अब इस क्वेश्चन में भी ज़ाहिर है ये एक तरह की गलती है कि अब क्या पता जो पब्लिक सर्विस कमीशन की है उसमें उन्होंने बी कोड किया हो या डी किया हुआ है, दोनों ऑप्शन सेम से। यहाँ पे ज़ाहिर है मैं कोई एक लगा देता हूँ, ऑप्शन बी या डी। बहरहाल जो 3 डोमेन्स है लाइफ की वो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुताबिक वो 3 है, बैक्टीरिया, आर्की और यूकेरिया। क्वेश्चन नंबर 5 है मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस यूज्ड टू रिट्राइव डीएनए एंड जीन सीक्वेंसेस इज एनसीबीआई व्हिच इज। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलर डेटाबेस है जो यूज की जाती है, जो डीएनए है या जो मुख्तलिफ जीन के सीक्वेंसेस हैं उनको रिट्राइव करने के लिए, उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उनको आप ये कह लें
प्योरीफाई करने के लिए या सिंपल डीएनए की एक्सट्रैक्शन के लिए जो कॉमन डेटाबेस यूज की जाती है, उसको जो होस्ट कर रहा है जो अदारा, उसका नाम है एनसीबीआई। और ये एनसीबीआई बेसिकली क्या है? ये एनसीबीआई यानी यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस पे गौर करें तो नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, नेशनल सेंटर फॉर बायोमेडिसिन इंफॉर्मेशन, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, नेशनल सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल बायोलॉजी इंफॉर्मेशन। जो एनसीबीआई है बेसिकली किसकी एब्रीवेशन है? नेशनल सेंटर इंफॉर्मेशन। यानी ये एक पॉपुलर डेटाबेस है, उसका नाम जीन बैंक। उस जीन बैंक डेटाबेस को जो अदारा होस्ट कर रहा है उसका नाम है एनसीबीआई। क्वेश्चन नंबर 6, एन यूकैरियोट्स ऑल ऑर्गेनेल्स आर पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड आर डबल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट। यहाँ पे ये कह रहा है कि यूकैरियोट्स के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं बेसिकली वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ऐसा है, और फिर तमाम ऑर्गेनेल्स के बाहर डबल मेम्ब्रेन सवाए एक के। यानी इन चार में से हमने वो ऑप्शन ढूंढना है कि जिसके बाहर डबल मेम्ब्रेन जो है वो जिस ऑर्गेनेल के बाहर नहीं होती। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ऐसा भी है, और इसके बाहर वेल डेवलप्ड डबल मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है। गाल्जी अपरेटस जो है इसके बाहर भी डबल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। न्यूक्लियस जो है इसके बाहर भी डबल मेम्ब्रेन मौजूद है। जबकि लाइसोसोम वो ऑर्गेनेली है कि जो आप कह सकते हैं कि जिसके बाहर डबल मेम्ब्रेन जो मौजूद नहीं होती। और यही यहाँ पे इन तीन चारों ऑप्शन में जो बेसिकली एक्सेप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन विच ऑफ द ग्रीन हाउस गैस मेजरली इंक्रीज इफेक्ट। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो डिफॉरेस्टेशन है, जंगल का कटाव है, इसकी वजह से कौन सी जो ग्रीन हाउस गैस है वो मेजरली जो है वो इंक्रीज, ज्यादा गैस जो है जंगल के काटने की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से एटमॉस्फेयर से कौन सी बढ़ती है, फिर उससे इफेक्ट भी हो रहा है। तो अगर हम ऑप्शन में देखें नंबर 1 तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड दी हुई है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है ये इंक्रीज हो रही है और इससे कार्बन साइकिल इफेक्ट होता है। फिर मीथेन गैस दी हुई है, इससे भी कार्बन साइकिल इफेक्ट हो रहा है। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिया हुआ है जिससे नाइट्रोजन साइकिल इफेक्ट हो रहा है। ऑल ऑफ द अबव। अब मेजर जो, चूंकि ये पूछ रहा है कि जो मेजर गैस कौन सी है जो जिस किसकी वजह से बेसिकली इंक्रीज हो रही है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, तो मेजर जो गैस है बेसिकली अगर देखा जाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ज़ाहिर है जब डिफॉरेस्टेशन होती है तो अल्टीमेटली, अब नॉर्मल अगर हम देखें, हम पढ़ते भी हैं जो फॉरेस्ट हैं बेसिकली जितने भी हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड वो एनिमल्स जो रिलीज कर रहे हैं वो उसकी बात की जाए, या जो फॉसल फ्यूल्स की बर्निंग होती है उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, सबको हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन जब डिफॉरेस्टेशन हो जाती है अल्टीमेटली सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे अर्थ से जा रही है, ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में मौजूद है, तो वो सारी की सारी वहीं पे एक्यूमुलेट हो जाएगी। अल्टीमेटली उसकी कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से जो कार्बन साइकिल है वो इफेक्ट होगा। लेकिन अगर हम बाकी गैसेस की बात करें जैसे मीथेन गैस या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, इनका एज सच डायरेक्ट डिफॉरेस्टेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, फॉसिल फ्यूल्स की जो बर्निंग है उससे ये गैसेस रिलीज हो रही हैं। फिर जो आपकी ये कह लें जो गाड़ियाँ हैं उनसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, लेकिन एज सच इन दोनों का डायरेक्ट जो है वो डिफॉरेस्टेशन से ताल्लुक नहीं है। इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं ये भी रिलीज होती है, लेकिन मेजरली जो गैस इंक्रीज हो रही है डिफॉरेस्टेशन की वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, मेन सेल्स इन्वॉल्व्ड इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस। ये ऊपर भी हमने इम्यूनिटी की अभी टाइप्स पढ़ी थी, मैंने बताया भी था कि दो टाइप्स हैं, एक इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि कौन से ऐसे सेल्स हैं जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक्स्ट्रा सेलुलर जो पैथोजेंस हैं उनके खिलाफ जो वो फंक्शनल होते हैं या इन्वॉल्व होते हैं। अब एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस वो वाले पैथोजेंस होते हैं जो सेल के बाहर मौजूद होते हैं। उन एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस के खिलाफ कौन से सेल जो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मतलब ये पूछ रहा है कि वो फंक्शनल। अगर हम सेल्स की बात करें ऑप्शन ए इसने दिया हुआ टी साइटोटॉक्सिक सेल्स एंड बी सेल्स। अब जो सी साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं, साइटोटॉक्सिक सेल्स जो है ये बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन के खिलाफ एक्टिव नहीं होते, बल्कि इंट्रा सेलुलर अगर कोई पैथोजेंस हैं तो उनके खिलाफ साइटोटॉक्सिक सेल जो है वो एक्टिव होते हैं। बी सेल्स तो यहाँ पे सही है लेकिन साइटोटॉक्सिक यहाँ पे गलत है। ऑप्शन सी में अगर देखें तो बीटा सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स, ये दोनों जो सेल्स हैं बीटा सेल्स भी और प्लाज्मा सेल्स भी, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस हैं उनके खिलाफ ये एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जो है वो यही है। अगर बाकी हम देखें प्लेटलेट्स ये ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, सच इनका जो इम्यूनिटी है उसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी टी सेल सही है लेकिन ये वाला ऑप्शन जो गलत है। इस तरह अगर हम डी ऑप्शन में देखें तो मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स दिए हुआ, ये भी अगर हम देखें तो ये भी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसका ऐसा नहीं है, बल्कि ये हमने ऊपर देखा भी था यही मोनोसाइट्स जो हैं बाद में मॉडिफाई होकर चेंज होकर मैक्रोफेजेस की फॉर्मेशन करते हैं। तो नेचुरल किलर सेल्स और मोनोसाइट्स भी ये भी किसका हिस्सा है? इननेट इम्यूनिटी। तो ये भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन्वॉल्व नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पे जो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन हुआ है वो बीटा सेल्स एंड प्लाज्मा सेल। क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एरर इन सीक्वेंस ऑफ जीन कैन अकर ड्यू। ये कह रहा है कि जब डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही होती है, डीएनए की सिंथेसिस हो रही होती है, तो उसकी सिंथेसिस के दौरान कौन सा आप ये कह लें ऐसा फिनोमेना है कि जिसकी वजह से जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो उसमें कोई यानी जीन के सीक्वेंस में जो वो एरर आ सकता है। वो एरर आने की वजह क्या हो सकती है? पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन आपने पढ़ा भी होगा कि वो वाली टाइप है म्यूटेशन की जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स का जो बेसिकली सीक्वेंस है या न्यूक्लियोटाइड्स के लेवल के ऊपर जो वो चेंज आती है, हम उसको पॉइंट म्यूटेशन का नाम देते हैं। तो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से डीएनए रेप्लिकेशन में अक्सर जो है वो एरर आ सकता है। इस तरह दूसरा ऑप्शन
ऑप्शन दिया हुआ है इसने इंजर्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो ये भी बिल्कुल पॉसिबल है कि जब डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही होती है, रेप्लिकेशन के दौरान अगर कोई एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाए तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड ऐड होने की वजह से ज़ाहिर सी बात है वो जो बेसिस का सीक्वेंस है वो सारा चेंज हो जाएगा, तो अल्टीमेटली एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा जो ऑप्शन अगर आप देखें फ्रेम शिफ्ट भी बेसिकली म्यूटेशन की एक टाइप, और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन वो वाली म्यूटेशन है कि जिसमें जो बेसिस है या न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी एडिशन की वजह से या उनके डिलीट होने की वजह से जो आप कह लें उनका जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में शिफ्ट आ जाती है, तो इससे भी जो डीएनए के रेप्लिकेशन उसमें एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा तीनों ये कंडीशंस यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेशन उसके दौरान एरर का चांस बढ़ा सकते हैं। तीनों ऑप्शन जो है वो ये करेक्ट हैं, तो लिहाजा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है राइस एंड व्हीट आर एग्जांपल्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स एज। ये कह रहा है कि जो राइस है और जो व्हीट प्लांट्स हैं ये दोनों एंजियोस्पर्म्स की एग्जांपल्स है, तो हम क्यों कह सकते हैं कि ये एंजियोस्पर्म्स किस वजह से, कौन सा ऐसा फ्यूचर। तो अगर हम ऑप्शन में देखें, पहला ऑप्शन में दिया हुआ है सीड्स डेवलप इनसाइड ओवरीज व्हिच आर सराउंडेड बाय फ्रूट, कि हम इनको इसलिए एंजियोस्पर्म्स बोल सकते हैं क्योंकि इनके जो सीड्स हैं वो ओवरीज के अंदर हैं और बाहर से ये किसके जरिए सराउंड हुए हुए हैं, फ्रूट। तो बिल्कुल ये ट्रू एंजियोस्पर्म की ही की डेफिनेशन है कि जो एंजियोस्पर्म्स बेसिकली वो वाले प्लांट्स हैं कि जिनके सीड्स फ्रूट्स के अंदर कवर्ड होते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म को हम जब डिफाइन करते तो हम वहाँ पे यही डिफाइन कर रहे होते हैं कि जो उनके सीड्स हैं वो फ्रूट्स के अंदर या ओवरीज के अंदर कवर्ड नहीं होते। दूसरा ऑप्शन देखें, अगर सीड डेवलप्स इनसाइड कॉर्न बट नो फ्रूट, ये एंजियोस्पर्म की डेफिनेशन नहीं है बल्कि ये जिम्नोस्पर्म्स हैं कि जिम्नोस्पर्म में कोई फ्रूट नहीं होता बल्कि वो कौन होता है, तो लिहाजा ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। फार्म फ्लावर, ये वाला ऑप्शन भी किसी हद तक हम कह सकते हैं कि ठीक है, एंजियोस्पर्म जो उनके ऊपर फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स बनते हैं। चौथे ऑप्शन पे देखें तो ऑल टेरेस्ट्रियल एंजियोस्पर्म्स को कभी हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे टेरेस्ट्रियल हैं, बहुत सारे ऐसे एंजियोस्पर्म्स भी हैं जो हम कह सकते हैं एक्वेटिक। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस बेसिकली आप देखें इस क्वेश्चन में ट्रू आ रहे हैं, ए भी जो है वो ट्रू है, सी भी ट्रू है, लेकिन अगर मैं इन दोनों में से जो बेस्ट अगर चूज करूँ तो वो ऑप्शन ए है। लेकिन वही बात है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने शायद ऑप्शन सी भी लगाया हो। अब अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन भी गलत नहीं, ये भी एक आप कह लें पीएससी की तरफ से मिस्टेक इसको कह सकते हैं कि चूंकि दोनों ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट हैं और दोनों में अगर वही बात है ज्यादा देखा जाए तो ये ज्यादा एंजियोस्पर्म्स को जो वो डिफाइन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कोएंजाइम्स फॉर एनर्जी जनरेशन इन लिविंग सेल सेप। ये कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आप कह लें जो है वो ऐसा मॉलिक्यूल है कि जो कोएंजाइम के तौर पे एक्ट नहीं करता, बाकी सारे कर रहे हैं, एक जो है ऐसा जो कोएंजाइम के तौर पे एक्ट नहीं करता। अगर हम देखें जो पहला है एनएडी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, दूसरा दिया हुआ है फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अब आपने देखे भी होंगे एनएडी और एफएडी मोस्टली जो एनर्जी जनरेशन के प्रोसेस यानी क्रेब्स साइकिल हो या ग्लाइकोलाइसिस हो, तो वहाँ पे ये दोनों जो है वो कोएंजाइम्स के तौर पे एक्ट करते हैं। इस तरह बास केसेस में आप कहते हैं ओवरऑल एटीपी तो एज सच कोएंजाइम नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो एनर्जी जनरेशन के प्रोसेस हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं एटीपी भी जो है वो कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करता है। लेकिन डीएनए की बात करें, डीएनए तो किसी सूरत भी आप कह सकते हैं जो कोएंजाइम्स जो है वो ये कोएंजाइम का काम नहीं करता, तो लिहाजा एनएडी एफएडी और एटीपी ये सारे कोएंजाइम के तौर पे काम करते हैं एनर्जी जनरेशन प्रोसेस में, लेकिन जो डीएनए है ये कोएंजाइम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है मार्क द ऑड पेयर, यानी यहाँ पे इन चार ऑप्शन उसने कुछ पेयर्स दिए हुए हैं, इनमें से जो मोस्ट आप कह लें अप्रोप्रिएट है यानी ऑड है बाकी तीन से, उसको आपने चूज करना है। अगर ऑप्शन ए में अगर हम देखें तो इसने लिखा हुआ एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन प्रोटीन, यानी शायद यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि जो एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन्स होती हैं। दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ न्यूक्लियोलस राइबोसोमल आरएनए, यानी जो न्यूक्लियोलस है बेसिकली उसमें राइबोसोमल आरएनए बनता है या न्यूक्लियोलस राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन कर रहा है। तीसरा ऑप्शन अगर आप देखें न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस डीएनए न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है या डीएनए न्यूक्लियस के अंदर बनता है, ये भी ठीक है। डी जो है प्लाज्मा ब्रेन फास्फोलिपिड के प्लाज्मा ब्रेन का जो मेन कंपोनेंट है वो फास्फोलिपिड होता है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे ये चारों जो पेयर्स हैं वो करेक्ट ही है, यानी एंडोप्लाज्मिक जो मेम्ब्रेन उसमें प्रोटीन होती हैं, न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोमल आरएनए की फॉर्मेशन कर रहा है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए बनता है, प्लाज्मा ब्रेन में फास्फोलिपिड। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन चारों में हार्ड तो नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा चेंज करें अगर फंक्शन के बार से अगर आप देख लें, सपोज अगर यहाँ पे ये कह रहा है कि जो एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है या एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो शायद डायरेक्ट प्रोटीन्स बना रही हैं, ये थोड़ा सा बाकियों से हम कह सकते हैं आड हो सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स बनाने का जो तलक है या जो प्रोटीन स्पेसिफिकली किसी ऑर्गेनेल के साथ हम रिलेट करते हैं तो वो राइबोसोम्स हो सकता है मेजर ऑर्गेनेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एज सच डायरेक्ट प्रोटीन के साथ कोई तलक नहीं है। ये एक पॉइंट है कि जिसकी बेस पे आप कह सकते हैं कि इन तीनों से शायद ये थोड़ा बहुत डिफर है, लेकिन एज सच मोस्टली अगर आप देखें तो चारों के चारों जो ऑप्शन एक पॉइंट ऑफ व्यू से वो इनकरेक्ट नहीं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो
ऑप्शन ए को जो वो चूज कर ले। क्वेश्चन नंबर 13 है द थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन के इन ऑप्शंस में से वो ये कह रहा है कि कौन सा एवोल्यूशन की थ्योरी। तो ऑप्शन ए की बात करें अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल का लॉ है और ये जेनेटिक्स को डील कर रहा है, इसका एवोल्यूशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ऑप्शन बी में अगर आप देखें लॉ ऑफ डोमिनेंस सेग्रीगेशन, तो ये भी डोमिनेंस से रिलेटेड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल का लॉ जो जेनेटिक्स को डील कर रहा है। तीसरा ऑप्शन में अगर आप देखें तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये एवोल्यूशन से रिलेटेड और जो नेचुरल सिलेक्शन है ये एवोल्यूशन से जरूर है, लेकिन चूंकि इस ऑप्शन में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी मौजूद है लिहाजा ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन डी की बात करें तो इसमें नेचुरल सिलेक्शन या डार्विन की थ्योरी है जो एवोल्यूशन को डील कर रही है, और म्यूटेशन की थ्योरी ये भी एवोल्यूशन को डील कर रही है, यानी जो डिवराइज ने दी थी। तो इस ऑप्शन में अगर आप देखें ये ऑप्शन जो है वो ट्रू है, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन भी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है और जो म्यूटेशन थ्योरी है ये भी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है। तो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन है, म्यूटेशन थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 14 है मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो मैसेंजर आरएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो कौन कौन से कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होते हैं। अब आपको होता है मैसेंजर आरएनए बेसिकली आरएनए की टाइप। तो आरएनए के कंपोनेंट्स में अगर हम बात करें, अगर पहले ऑप्शन पे देखें यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेसेस दी हुई है गुआनिन, साइटोसिन, यूरासेल, एडेनिन, अब बिल्कुल यही चारों की चारों बेसेस जो है वो मौजूद होती हैं आरएनए के अंदर, क्योंकि आरएनए में यूरासेल मौजूद होती है, जीएनए में यूरासेल की जगह थायमिन होती है। तो लिहाजा इसका पहला पोर्शन तो ठीक है। दूसरा अगर पोर्शन की बात करें फास्फेट ग्रुप, तो बिल्कुल फास्फेट ग्रुप भी मौजूद होता है। तो ये पहली जो आप कह लें जो ऑप्शन है ये काफी हद तक मैसेंजर आरएनए के साथ आप कह लें रिलेट कर रहा है। दूसरे जो पॉइंट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है थायमिन, साइटोसिन, यूरासेल, अब ये टोटली ही इनकरेक्ट हो गया स्टार्ट होने से, क्योंकि मैसेंजर आरएनए और आरएनए में थायमिन नहीं होती बल्कि सिर्फ यूरासेल होती है। फिर उसके अलावा डीऑक्सीराइबोज भी आरएनए के अंदर नहीं होती, सिर्फ डीएनए में होती है। तो लिहाजा ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता। सी पे देखें अगर तो फिर यहाँ पे थायमिन जाहिर सी बात है डीएनए में होगा, तो लिहाजा ये ऑप्शन भी यहीं से गलत। बाकी अगर आप देखें पोर्शन राइबोज और चीज़ें ठीक नहीं है, लेकिन थायमिन चूंकि डीएनए में होती है आरएनए में नहीं होती, लिहाजा सी ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता। डी पे देखें तो डी पे भी थायमिन पहले से मौजूद है और डीऑक्सीराइबोज ये दोनों जो है वो डीएनए में हो सकते हैं, कभी भी आरएनए में नहीं होंगे। तो लिहाजा इन चारों में से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कि जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है वहाँ पे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जाहिर सी बात है जो टेरेस्ट्रियल हमारा एनवायरनमेंट है वहाँ पे तो प्लांट्स आते हैं, आप उनको हायर प्लांट्स कह सकते हैं, ग्रीन प्लांट्स कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की बात करें तो अगर हम ऑप्शन में देखें जू प्लंक्टन, तो ये छोटे जो एनिमल्स हैं जो फ्लोट कर रहे होते हैं वो हैं, ये तो जाहिर सी बात है हेटरोट्रॉप होते हैं। स्पंजेस ये भी एनिमल्स हैं, ये भी प्रोड्यूसर्स नहीं है। फाइटोप्लंक्टन ये बिल्कुल ये जो स्मॉल फ्लोटिंग जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स की सॉरी वाटर की सरफेस के ऊपर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में यही प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। अब अगर हम डी की बात करें ये ऑप्शन भी ट्रू हो सकता है, क्योंकि एलजी भी चूंकि फोटोसिंथेटिक हैं ये भी प्रोड्यूसर्स का काम करता है। लेकिन चूंकि एलजी जो है मेरे ख्याल में ये एक मेजर ग्रुप है, इसमें छोटे एलजी भी आते हैं माइक्रोस्कोपिक भी, और जो बड़े एलजी हैं मैक्रोस्कोपिक भी, दोनों आते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की बात हो रही है, तो मुझे लगता है यहाँ पे ज्यादा जो अप्रोप्रिएट है दोनों ऑप्शन में वो फाइटोप्लंक्टन है। लेकिन सही जाहिर सी बात एलजी भी हो सकता है, आपने भी पीएससी की जो की है उसमें उन्होंने एलजी फीड किया हो, लेकिन ज्यादा यही है कि जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है वहाँ पे सरफेस के ऊपर जो फ्लोटिंग एलजी या फ्लोटिंग प्लांट्स मौजूद होते हैं हम उनको फाइटोप्लंक्टन का नाम देते हैं, और यही यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं। 16 है डीडीटी पेस्टिसाइड पोल्यूशन परसिस्ट इन इकोसिस्टम व्हिच लीड टू कंजम्पशन बाय वेरियस ऑर्गेनिजम्स एंड इंक्रीज इन इट्स कंसंट्रेशन व्हिच इज टर्म। अब ये पोल्यूटेंट है डीडीटी क्या है, बेसिकली ये एक पेस्टिसाइड है जो इंसेक्ट्स हैं उनको मारने के लिए जो है वो ये यूज़ की जाता है एज ए पेस्टिसाइड। इन एग्जैक्ट जो डीडीटी है इसका नाम दिया डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। अब ये जो पेस्टिसाइड है बेसिकली ये लॉन्ग टाइम तक आप ये कह लें इकोसिस्टम में परसिस्ट करता है, और यही वजह कि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस जो केमिकल या इस पेस्टिसाइड्स को जो है वो कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं, और अल्टीमेटली इसकी जो कंसनट्रेशन है वो बढ़ जाए, क्योंकि ये आप ये कह लें बहुत जल्दी जो है वो ये डिग्रेड कह लें या इसको इसकी ब्रेक डाउन जो वो नहीं होती। तो इसी वजह से इकोसिस्टम में ये ज़्यादा टाइम प्रोसेस रहने की वजह से बहुत से ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एक्युमुलेट हो जाता है। ये बेसिकली इसकी जो कंसंट्रेशन बढ़ती है या इसका जो ज़्यादा कंजम्पशन हो रही है इसका वो कह रहा है कि इसको क्या बोलते हैं, आया बायो एक्युमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन। तो अगर हम देखें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो डीडीटी को आप ये कह लें यूज़ कर रहे हैं, तो ये इनकी बॉडी के अंदर एक्युमुलेट हो रहा होता है, यानी आप ये कह लें कि इसकी जो एक्युमुलेशन है वो फास्टर होती है एज कम्पेयर टू एलिमिनेशन, यानी एक्युमुलेशन ज़्यादा हो जाती है बजाय इसके कि एलिमिनेशन हो। अल्टीमेटली ज़ाहिर इस फिनोमेना को हम जो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर इसकी जो कंसंट्रेशन बढ़ने का जो फिनोमेना हम उसको बायो एक्युमुलेशन बोलते हैं। लेकिन फिर एक और बात भी आपने पढ़ी होगी कि जब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ये डीडीटी हो अगर उस ऑर्गेनिज्म को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खाता तो अल्टीमेटली उस ऑर्गेनिज्म के अंदर इसकी कंसंट्रेशन मजीद बढ़ जाती है, यानी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के ऊपर इसकी कंसंट्रेशन मजीद इंक्रीज होती जाती है, और उस फिनोमेना को उस प्रोसेस को हम बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे दोनों टर्म्स डीडीटी की कंसंट्रेशन के बढ़ने
पढ़ने पढ़ने से रिलेटेड जो है बायो कम्बिनेशन भी बायो मैग्निफिकेशन भी मेरे हिसाब से ठीक है। तो लिहाजा यहाँ ऑप्शन जो है सी बोथ ए एंड बी जो है वो इसकी कंसंट्रेशन से रिलेटेड बायो अक्मुलेशन और बायो अक्मुलेशन दोनों थो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, लाइकन्स आर पायनियर्स ऑफ मैनी इकोसिस्टम इन विच फंजाई एंड एल्गी आर। ये कह रहा है कि बहुत सारे जो इकोसिस्टम्स हैं कि जिनके पायनियर्स जो है वो किसको कंसिडर किया जाता है, लाइकन्स को। और लाइकन्स बेसिकली दो डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म जो उनकी एसोसिएशन का नाम है, इसमें फंजाई और एल्गी। एल्गी उनके फोटोसिंथेटिक हैं, ये फूड देते हैं, और जो फंजाई जो है बेसिकली हेटरोट्रॉफ हैं, जो इनसे एल्गी से खुराक ले रहे होते हैं और एल्गी को जो बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब दोनों जो है ये आप ये कह लें यहाँ पे इस एसोसिएशन में एक दूसरे से फायदा ले रहे होते हैं। तो इस एसोसिएशन को अगर हम मेजरली अगर आप देखें तो हम सिम्बियोसिस का नाम थे, और सिम्बियोसिस ही की आगे दो तीन फॉर्म्स है, यानी सिम्बियोसिस में ही कॉमनसिलिज्म भी आता है, सिम्बियोसिस में ही म्यूचुअलिज्म भी आता है, और सिम्बियोसिस ही में प्रीडेटर प्री यानी पैरासाइटिज्म आता है। तो अब वो वाली सिम्बियोसिस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है लेकिन दूसरे को कोई ना फायदा ना नुकसान, उसको हम कॉमनसिलिज्म बोलते हैं। फिर इसी तरह एक सिम्बियोसिस में एक फिनोमेना ऐसा है कि जिसमें आप ये कह लें जो एक ऑर्गेनिज्म है वो तो फायदा ले रहा होता है लेकिन जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है अल्टीमेटली वो उसको नुकसान हो रहा होता है, तो ये पैरासाइटिज्म है। अब एक फिनोमेना या एक सिम्बियोसिस का रिलेशनशिप ऐसा है कि जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से फायदा ले रहे होते हैं, और वो वाली सिम्बियोटिक जो एसोसिएशन है बेसिकली हम उसको म्यूचुअलिज्म या म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बोलते हैं। अब यहाँ इस क्वेश्चन में भी शायद पीसी ने क्या पता जर्नल जो टर्म है सिम्बियोटिक ये की में रखी हो, और बहुत सारे जो लोग हैं वो भी इन दोनों टर्म में कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट लग रहा है वो म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है फंजाई और एल्गी की, जिसमें दोनों को जो फ़ायदा हो रहा है। सिम्बियोसिस जो है वो जनरली फ़ायदा नुकसान दोनों की बात होती है इसमें, लेकिन एग्जैक्ट यहाँ पे चूंकि ये जो दो हैं इनकी जो एसोसिएशन का नाम है वो दैट इज म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल साइकिल विच फेज हैज हाई डीएनए सिंथेसिस एंड लो प्रोटीन फॉर्मेशन। ये कह रहा है कि जो यूकैरियोटिक सेल साइकिल है, अगर हम यूकैरियोटिक सेल साइकिल की बात करें, कौन सा ऐसा फेज है जिसमें डीएनए की सिंथेसिस ज्यादा होती है और प्रोटीन की जो फॉर्मेशन है वो कम होती है। तो ये आपको क्लियर पता है डीएनए की सिंथेसिस जो वो एक ही फेज है जिस जहाँ पे जो नाम ही आप ये कह रहे हैं उस फेज का वो सिंथेसिस फेज डीएनए की सिंथेसिस की वजह से है, तो वो है एस फेज। एस फेज में प्रोटीन की जो फॉर्मेशन है वो बहुत कम होती है, जबकि डीएनए की जो फॉर्मेशन की सिंथेसिस है वो बहुत ज्यादा। 19 है, फाइलोजेनेटिक एंड टेक्सोनमी आर टू ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यानी जो दो ब्रांचेस हैं ये बेसिकली फाइलोजेनेटिक और टेक्सोनमी ये कह रहा है विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि इनका ताल्लुक जो है वो क्लासिफिकेशन के साथ है। अब ये पूछ रहा है कि नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो किस कौन सी ब्रांच के जरिए होती है, जो प्लांट्स को या एनिमल्स को आप ये कह लें प्लांट्स या एनिमल्स की जो नेमिंग है उसको भी डील करिए, बल्कि आपने ये भी पढ़ा होगा टेक्सोनमी ही वो फील्ड या ब्रांच है बायोलॉजी की कि जिसका फादर है कैरोलस लिनियस, और कैरोलस लिनियस ने ही बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी आप कह लें फर्स्ट टाइम दिया था, जिसके जरिए उसने मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको साइंटिफिक नेम दिए। लिहाजा जो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म वो किसके जरिए होती है। 20 है, बैक्टीरियल एंड ह्यूमन क्रोमोसोम्स शेयर फॉलोइंग फ्यूचर एक्सेप्ट। अब यहाँ पे भी ये कह रहा है कि जो बैक्टीरिया और ह्यूमन के क्रोमोसोम्स हैं उनमें मोस्टली यानी ज्यादा जो करेक्टर्स हैं वो सारे के सारे कुछ सेम है। एक इन चारों में ऐसा है जो आप ये कह लें जो इन दोनों का सेम नहीं है, वो कौन सा। तो अगर हम देखें डीएनए एज ए बिल्डिंग ब्लॉक, तो ख्वाह वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम हो या ह्यूमन क्रोमोसोम उसका बिल्डिंग ब्लॉक डीएनए है, लिहाजा ये यहाँ पे ट्रू ऑप्शन है। बी अगर आप देखें तो प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद डीएनए, ये जो पॉइंट अगर हम गौर करें बैक्टीरियल जो डीएनए है या बैक्टीरियल जो क्रोमोसोम है वहाँ पे डीएनए के साथ स्पेशलाइज किस्म की प्रोटीन्स मौजूद नहीं होती, जबकि अगर हम ह्यूमंस की बात करें ह्यूमंस के अंदर डीएनए के साथ स्पेशलाइज प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, उन प्रोटीन्स को हम हिस्टोन प्रोटीन्स का नाम देते हैं, जबकि बैक्टीरियन हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते। तो लिहाजा मुझे जहाँ तक लगता है कि ये वाला पॉइंट काफी हद तक ठीक है कि जो बैक्टीरिया और क्रोमोसोम में डिफरेंट है ये कॉमन फीचर नहीं है। बाकी ऑप्शन में अगर आप देखें नंबर ऑफ जीन्स, हाँ ये भी हो सकता है कि जो बैक्टीरिया है बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है वहाँ पे नंबर ऑफ जीन्स कम होते हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक जीन्स या ह्यूमन क्रोमोसोम्स हैं वहाँ पे नंबर ऑफ जीन्स ज़्यादा होते हैं, तो ये भी डिफरेंट हो सकता है। चौथा ऑप्शन देखें डी डबल स्टैंडर्ड, ये डिफरेंट नहीं है चूंकि बैक्टीरिया हो या ह्यूमन क्रोमोसोम जो वहाँ पे दोनों कंडीशन में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो ये दोनों ऑप्शन ठीक हैं, प्रोटीन एसोसिएटेड विद डीएनए नंबर ऑफ जीन्स, यानी ये दोनों बैक्टीरिया और ह्यूमन क्रोमोसोम में डिफर करते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है इन दोनों में भी ज्यादा अप्रोप्रिएट आपने देखा भी होगा अक्सर जो है वो प्रोटीन्स की बात होती है हिस्टोन प्रोटीन्स, और हिस्टोन प्रोटीन्स आपने ये भी पढ़ा होगा कि डीएनए के साथ मिलकर ह्यूमन क्रोमोसोम में वो न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन करते हैं। तो बेसिकली ज्यादा जो अप्रोप्रिएट मुझे तो ये लग रहा है। अब यहाँ भी वही बात है, ये दोनों ऑप्शन सही है। अब क्या पता पीएससी ने नंबर ऑफ जीन्स वाला ऑप्शन यहाँ पे अपनी की में कोड किया हो या फिर ये किया हो, लेकिन दोनों
में ज्यादा जो अप्रोप्रिएट मुझे लग रहा है वो ये वाला लग रहा है, प्रोटीन्स वाला। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन स्टेट्स दैट देयर इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के बारे में कौन सी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है कि जितने भी लाइफ के दौरान जो कैरेक्टर्स एक्वायर्ड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वही जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो फिर उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं उनके अंदर वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये जो आप कह लें जो थ्योरी इनने ये वाली बात कही थी, ये थ्योरी दी थी बेसिकली किसने, लामार्किज्म। लामार्किज्म जो थ्योरी है वो यही एक्सप्लेन करती है कि जो जितने भी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर। 22 है, रेट्रोवायरसेस प्रोड्यूसेस एन एंजाइम व्हिच यूज आरएनए एज टेम्पलेट टू फॉर्म cDNA, दिस एंजाइम इज कॉल्ड। ये कह रहा है कि जो रेट्रोवायरसेस हैं ये वायरसेस का ग्रुप है कि एक स्पेशलाइज एंजाइम ये प्रोड्यूस करते हैं रेट्रोवायरसेस, और वो जो एंजाइम है वो आरएनए को टेम्पलेट यूज करते हुए आरएनए से वापस रिवर्स प्रोसेस कराते हुए डीएनए बनाता है, और उस डीएनए को हम कम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं। तो वो एंजाइम्स कौन से? इको आर1। अब इको आर1 अगर हम देखें तो ये बेसिकली एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो वायरसेस से नहीं लिया जाता बल्कि इकोलाई जो बैक्टीरिया है वहां से लिया जाता, लिहाजा ये तो सही नहीं हो सकता। बी पे देखें तो टैग पॉलीमरेज, ये भी वो वाला एंजाइम है बेसिकली, आप कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया से ले रहे हैं। थर्मोस एक्वेटिकस आपने पढ़ा भी होगा, एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है, उससे ही एक्सट्रैक्ट की जाता है और फिर डीएनए की कॉपीज बनाने में पीसीआर में यूज हो रहा है। ये भी इसका मतलब है सही नहीं है। ऑप्शन सी अगर आप देखें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये यहाँ पे ट्रू ऑप्शन है। डी भी देख लेते हैं, आरएनए डिपेंडेंट और आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये वाला ऑप्शन भी ट्रू हो सकता है। अब देखें काफी सारे क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं जहाँ दो ऑप्शन ट्रू है। अब इस क्वेश्चन में भी ये भी ट्रू है क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी बेसिकली एक आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, तो लिहाजा ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। लेकिन चूंकि आपने अक्सर पढ़ा होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में ज्यादातर जिस एंजाइम की बात होती है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ही है, तो लिहाजा उसी वजह से हम ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं। लेकिन ये वाला ऑप्शन भी गलत नहीं है, ये भी सही है बेसिकली, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजाइम है ये भी एक आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, तो लिहाजा ये ऑप्शन भी गलत नहीं है। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। 23 है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इन ह्यूमन इज मेंटेन, बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर ह्यूमंस के अंदर उसको कौन मेंटेन करता है। तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो टेम्परेचर की मेंटेनेंस है हम उसको थर्मो रेगुलेशन का नाम देते हैं, और थर्मो रेगुलेशन की मेंटेनेंस के लिए, रेगुलेशन के लिए जो फिनोमेना है या चीज़ है हम थर्मोस्टेट का नाम देते हैं। और ह्यूमन बॉडी के अंदर थर्मोस्टेट का काम कौन करता है? जो हमारे ब्रेन का एक मेन पार्ट है उसको हम हाइपोथैलेमस का नाम देते हैं। अब मेजरली यहाँ पे भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो हाइपोथैलेमस ही है। ये फर्स्ट ईयर में मौजूद है कि जो थर्मोस्टेट है वो हाइपोथैलेमस ह्यूमन बॉडी के अंदर है। लेकिन यहाँ पे चूंकि इसने आला अबव दिया हुआ है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप गौर करें, जो एड्रीनल ग्लैंड है बेसिकली, एड्रीनल ग्लैंड कुछ स्पेशलाइज्ड हार्मोन सेक्रेट करता है जिसको हम एड्रीनालिन का या एपिनेफ्रिन का नाम देते हैं। अब ये जो एड्रीनालिन या एपिनेफ्रिन है ये हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं। तो अल्टीमेटली जब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस इंक्रीज होता है तो इससे भी जो हीट है वो रिलीज होती है, और जब हीट रिलीज होगी तो अल्टीमेटली इससे भी बॉडी का टेम्परेचर इफेक्ट होता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी सही हो सकता है। इस तरह अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड का भी सेम है कि ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसको जो रिलीज करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपको पता है थायराइड को जाके एक्टिवेट करता है, तो अल्टीमेटली उससे भी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, तो जब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो हीट रिलीज होगी, इससे भी बॉडी टेम्परेचर इफेक्ट होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ तक मुझे लगता है ये तीनों भी सही हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो अप्रोप्रिएट है वो हाइपोथैलेमस है। तो बात फिर वो यहाँ पे यही आएगी कि आया यहाँ पे पीएससी ने ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन अपनी की में इनकोड किया हुआ या सिर्फ मेजर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हाइपोथैलेमस है इसको किया हुआ। लेकिन ज्यादातर अगर यहाँ पे मुझे कहा जाए अप्रोप्रिएट चूज करने का तो वो ट्रू जो है वो हाइपोथैलेमस ही है। पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड के और बहुत सारे फंक्शंस हैं, इनका डायरेक्ट फंक्शन इंटरनल जो बॉडी टेम्परेचर की रेगुलेशन है उनके साथ नहीं। 24 एन ऑर्डर टू सर्वाइव इन डेजर्ट प्लांट्स हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अडैप्टेशन, कि जो डेजर्ट्स हैं, सहरा हैं, वहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, वहाँ पे अडैप्टेबल बनाने के लिए उनके अंदर कौन सी अडैप्टेशन है। अब चूंकि डेजर्ट्स में पानी कम होता है तो ज्यादातर प्लांट्स वहाँ ऐसी अडैप्टेशन करते हैं ताकि वहाँ पानी का जो लॉस है वो कम से कम। पहले ऑप्शन पे देखें तो ब्रॉड लीव, जाहिर सी बात है डेजर्ट में पहले ही पानी कम है, अगर वहाँ पे बड़े लीव्स होंगे तो ट्रांसपरेशन ज्यादा होगी, वाटर ज्यादा लॉस होगा, तो अल्टीमेटली वहाँ कभी भी ब्रॉड लीव्स नहीं हो सकते, लिहाजा ये ऑप्शन यहाँ पे ट्रू नहीं है। बी न्यूमरस लीव्स, हम ऊपर भी यही बात कर रहे हैं कि वहाँ लीव्स कम से कम होनी चाहिए, लीव्स की जो आप कह लें जो ब्रॉडनेस है वो नहीं होनी चाहिए, नीडल लाइक लीव्स होते हैं वहाँ पे, तो लिहाजा डेजर्ट्स में ज्यादा लीव नहीं होती, या तो बिल्कुल ही नहीं होते, अगर हैं भी तो वो नीडल लाइक होते हैं, ये ऑप्शन भी ट्रू नहीं हो सकता। ऑप्शन सी थिक वैक्सी स्टेम एंड लीव्स, ये बिल्कुल ठीक है कि उनका जो स्टेम है वो थिक और वैक्सी होता है और उनके जो लीव्स हैं वो भी थिक होते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस
है वो कम से कम हो, वाटर का लॉस जो है वो कम से कम हो। तो ये बेस्ट अडाप्टेशन है जो डेजर्ट प्लांट्स के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, द फर्स्ट फीलियल जनरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज फाउंड बाय क्रॉस मैटिंग ऑफ डिस्टिंक्टली डिफरेंट पेरेंट टाइप्स। अब ये कह रहा है कि जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन प्रोड्यूस होती है, यानी बेसिकली ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस दिए थे, यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसकी ये बात हो रही है कि वहाँ पे जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन बनती है वो बेसिकली कब बनती है कि जब दो डिफरेंट जो पेरेंट्स हैं उनको आप क्रॉस करवाते हैं। अब ये कह रहा है किसके बाद, यानी किस क्रॉस के बाद ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन आ रही है, और वो साथ बता भी रहा है कि वो जो दो क्रॉस हैं बेसिकली वो डिफरेंट पेरेंटल टाइप्स हैं। तो अब बैक क्रॉस तो हो नहीं सकता, क्योंकि बैक क्रॉस हमने पढ़ा है, बैक क्रॉस में हम क्या करते हैं कि जो F1 हाइब्रिड आया हुआ होता है उसको हम जब पेरेंटल में किसी के साथ क्रॉस करवाते हैं वो बैक क्रॉस, और बैक क्रॉस के पास ज़ाहिर सी बात है हमारे पास फर्स्ट फीलियल जनरेशन नहीं आती। जब हम टेस्ट क्रॉस की बात करें, इसमें भी जो हमारे पास फर्स्ट फीलियल जनरेशन आ चुकी है, यानी F1 आ चुकी है, हम उसी F1 हाइब्रिड को पेरेंटल में जो रिसेसिव है उसके साथ क्रॉस करवा रहे थे। ये भी जाहिर सी बात है यहाँ पे ट्रू नहीं हो सकता। सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो सकता। ये खुद ऊपर कह रहा है कि क्रॉस मैचिंग होती है डिस्टिंक्टली जो डिफरेंट पेरेंट्स हैं उनके बाद फर्स्ट फीलियल जनरेशन आ रही है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें इसने यहाँ भी कंफ्यूज किया, बेसिकली यहाँ F1 क्रॉस है जो ये मुराद ले रहा है, मुझे जहाँ तक लग रहा है स्टेटमेंट वाला, वो पहला क्रॉस है, और पहला क्रॉस दो डिफरेंट जो पेरेंटल टाइप्स हैं उनके दरमियान हो रहा है, और इस पहले क्रॉस के नतीजे में फर्स्ट फीलियल जनरेशन आ रही है। जबकि जो लोग हैं हम शायद इस वजह से भी कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि हम F1 क्रॉस को तब कह रहे होते हैं कि जब F1 का हम F1 के साथ क्रॉस करवा रहे हैं तो उसको हम F1 क्रॉस का नाम दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो दो पेरेंट्स को क्रॉस करवा के F1 जनरेशन प्रोड्यूस की जाती है उसकी बात हो रही है, तो वो बेसिकली क्या है, F1 क्रॉस। 26 मैन फॉरेस्ट टाइप ऑफ आज़ाद कश्मीर। तो आपको पता है हमारे आज़ाद कश्मीर में जो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है ये तो मौजूद नहीं है। मैंग्रोव्स फॉरेस्ट सिर्फ जो समुंदर्स हैं उनके साथ होते हैं, ये भी यहाँ पे नहीं है। रिवराइन फॉरेस्ट ये भी एज सच जो रिवर्स हैं उनके साथ जो फॉरेस्ट जंगल्स हैं ये भी आज़ाद कश्मीर में कॉमन नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखें जो सबसे डोमिनेंट या मेन फॉरेस्ट हैं हमारे आज़ाद कश्मीर में वो कौनी फॉरेस्ट हैं, ये सबसे ज़्यादा है और यही यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन। 27 इन केस ऑफ इंजरी टू वेजल बॉडी रिस्पॉन्ड बाय ब्लॉकिंग ब्लीडिंग एंड रिपेयर इट इज कॉट। ये कह रहा है कि अगर बॉडी के अंदर कोई जो ब्लड वेजल है वो डैमेज हो जाए, इस कंडीशन में हमारी बॉडी क्या करती है, फ़ौरन जो ब्लीडिंग का प्रोसेस है उसको ब्लॉक करती है और फिर रिपेयरिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। इसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन पे अगर आप देखें यहाँ पे इन्फ्लेमेशन, हीमोस्टेसिस, इन्फेक्शन, ऑल ऑफ द तो एग्जैक्ट यहाँ पे अगर हम देखें जो ट्रू ऑप्शन है वो तो यही है कि जो वेजल्स हैं जब वो इंजर्ड होती हैं, जो आप कह रहे हैं डैमेज होती हैं, तो फ़ौरन से क्या होता है कि वहाँ पे ब्लीडिंग का प्रोसेस जो है वो ब्लॉक हो जाता है, और वहाँ पे आप ये कह रहे हैं जो प्लेटलेट्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, उनकी एकुमुलेशन स्टार्ट हो गई, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वहाँ पे ब्लड क्लॉट बन जाता है और उसकी रिपेयरिंग स्टार्ट हो गई। इस फिनोमेना को बेसिकली ये जो मैंने बात की ये सारे किसके स्टेप्स हैं, हीमोस्टेसिस, इस फिनोमेना को हम हीमोस्टेसिस बोलते हैं। अब चूंकि यहाँ पे फिर वही बात है कि यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन भी दिया हुआ, और बेसिकली अगर हम थोड़ा सा मेजर लेवल पे जाके देखें कि जब वेजल की इंजरी होती है तो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है इन्फ्लेमेशन भी होती है, इन्फेक्शन भी का चांस भी इंजरी वाली जगह पे बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ बैक्टीरिया को आपके लिए मौका मिल जाता है बाकी चीज़ों को। लेकिन एग्जैक्ट इस स्टेटमेंट के एतबार से इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन के से तलक नहीं है, यहाँ पे हम प्योरली इस प्रोसेस को डायरेक्ट जो हेमोस्टेसिस का नाम देते हैं। लेकिन क्योंकि तीनों को रिलेट करके ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है, लेकिन मैं ऑल ऑफ द अबव इसको यूज नहीं करूँगा। मेरे अकॉर्डिंग इस स्टेटमेंट को एग्जैक्ट जो पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है वो हीमोस्टेसिस। 28 एंटीबॉडीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स फॉर्म ड्यूरिंग ह्यूमोरल इम्यूनिटी, दीज आर कंपोज्ड। ये कह रहा है कि जो एंटीबॉडीज हैं बेसिकली ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होती हैं, और जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है यानी ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अडॉप्टिव इम्यूनिटी आप कह सकते हैं, इस इम्यूनिटी के दौरान ये जो एंटीबॉडी काम कर रही होती हैं डिफेंस का हमारे इम्यून सिस्टम में, इनकी स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूछ रहा था ये जो एंटीबॉडीज हैं वो किसके बनी है, क्योंकि ये तो हमें पता है जो एंटीबॉडीज हैं वो वाई शेप्ड होती हैं और फिर 4 पॉलीपेप्टाइड इनके अंदर चेन्स देते हैं। तो अभी चेन्स की बात कर रहा है ऑप्शन ए में, अगर आप देखें 2 हैवी एंड 2 लाइट चेन्स, दूसरे में ये कह रहा है 1 हैवी एंड 1 लाइट चेन, तीसरा ये कह रहा है अल्फा एंड बीटा चेन, चौथा ऑप्शन गामा एंड डेल्टा चेन, कि जो बेसिकली 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं इन एंटीबॉडीज के, उनमें से 2 चेन जो हैवी होते हैं, जिन्होंने उन 2 में जो आप ये कह लें हर चेन के अंदर तकरीबन 450 या मेरे ख्याल में 400 से लेके 500 तक अमाइनो एसिड्स होते हैं। जो लाइट चेन है उसमें तकरीबन हर चेन के अंदर अप टू तकरीबन 200 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो लिहाजा जो एंटीबॉडीज हैं उनमें 2 चेन जो हैवी होते हैं, 2 चेन जो वो लाइट होते हैं। तो पूरे पाकिस्तान जानते हैं ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, एस्परजिलस नाइगर बिलोंग टू विच ऑफ द किंगडम अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब ये कह रहा है कि जो एस्परजिलस नाइगर है ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुताबिक किस किंगडम से बिलोंग करता है। ये किंगडम मोनेरा से इसका तल्लुक है, किंगडम फंजाई से है, किंगडम प्रोटस्टा से है, या किंगडम एनिमिलिया से है। कि एस्परजिलस नाइगर है बेसिकली ये फंगस, और फंजाई का जो ग्रुप है इसको माइकोटा उससे ये बिलोंग कर रहा है, तो लिहाजा इसका तल्लुक डायरेक्ट आप सिंपली कह सकते हैं किंगडम फंजाई। 30 a convergent evolution leads to the formation of analogous structure with similar function which are one of the
पेयर इज एन एग्जांपल। अब ये कह रहा है कन्वर्जन रेवोल्यूशन बेसिकली क्या है, ये वो टाइप है एवोल्यूशन की जिसमें आप ये कह लें जो अनरिलेटेड स्पीशीज होती हैं या डिफरेंट जो स्पीशीज होती हैं वो आप कह लें सिमिलर जो पेयर्स हैं उनकी बेसिकली आप ये कह लें एवोल्यूशन होती है इंडिपेंडेंट ही, उसको हम कन्वर्जन रेवोल्यूशन का नाम दे रहे हैं। ये कह रहा है कि कन्वर्जन एवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स बनती है। अब एनालॉगस स्ट्रक्चर्स कौन सी हैं, बहुत सारी ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जिनका ओरिजिन डिफरेंट है, जिनका एवोल्यूशन डिफरेंट है, लेकिन उन स्ट्रक्चर्स का जो काम है वो सिमिलर होता है। ये कह रहा है कि हाँ इस एनालॉगस स्ट्रक्चर्स की एग्जांपल जो है वो यहाँ ऑप्शन में कौन से, को हम देखें बर्ड एंड बैट विंग। तो अब बर्ड्स और जो बैट के विंग्स हैं इनका जो ओरिजिन है बेसिकली वो डिफरेंट है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो फंक्शन है बेसिकली यहाँ पे दोनों का वो फ्लाइट है। ये ऑप्शन यहाँ पे ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 31 है पैलियोएंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। अब पैलियोएंथ्रोपोलॉजी जो है, पैलियो अगर आप देखें रिमेन्स या फॉसिल से रिलेटेड है, एंथ्रोपोलॉजी जो बेसिकली ह्यूमंस की एक्टिविटी है, ये ह्यूमंस से रिलेटेड है। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो ये कह रहा है कि किसकी स्टडी है, तो ऑप्शन ए जो ट्रू है रिमेन्स ऑफ, नहीं ऑप्शन ए यहाँ पे ट्रू नहीं है, बल्कि अगर हम देखें यहाँ पे ऑप्शन ए में रिमेन्स ऑफ एनिमल इन द पीरियड पैलियोंटोलॉजी कह सकते हैं इनकी स्टडी को, रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन, ये वाला जो ऑप्शन है एग्जैक्ट या वो ट्रू है। अब ऑप्शन सी पे देखें तो रिमेन्स ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पास्ट, इन पास्ट से कि जो चीज़ों के आपको रिमेन्स मिलते हैं उनकी जो स्टडी करते हैं, तो बेसिकली ये आर्कियोलॉजी आप कह सकते हैं। इस तरह जो एनिमल्स बोन्स, ये भी चूंकि एनिमल्स की रिमेन्स की स्टडी है, इसको आप पैलियोंटोलॉजी में कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट यहाँ पे जो पैलियोएंथ्रोपोलॉजी की स्टडी है वो बेसिकली किसकी स्टडी होती है, रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन। क्वेश्चन नंबर 32 है for estimating objective age of fossilized living organism which of the following method is used। अब objective age of fossilized living organism यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फॉसल्स हैं उनकी एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव एज यानी साइंटिफिक एज, हिस्टोरिकल एज नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव एज को एस्टिमेट करने के लिए हम कौन सा मेथड जो वो यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन में देखें पोटाशियम आर्गन डेटिंग, यूरेनियम सीरीज डेटिंग, रेडियो कार्बन डेटिंग, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। तो बेसिकली ज़्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो रिमेन्स हैं उनकी अगर हमने ऑब्जेक्टिव एज मेजर करनी हो तो बेसिकली हम किसके कंटेंट्स को मेजर करते हैं, कार्बन। तो लिहाजा इस फिनोमेना को, इस मेथड को हम किसका नाम देते हैं, रेडियो एक्टिव कार्बन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है अ मैच्योर mRNA आफ्टर प्रोसेसिंग हैव फॉलोइंग फीचर, कि जब हम बात करते हैं किसकी, आरएनए की, जब आरएनए की सिंथेसिस हो जाती है यानी mRNA की सिंथेसिस के बाद ट्रांसक्रिप्शन के बाद एक आखिरी स्टेप है उसका प्रोसेसिंग। दिस प्रोसेसिंग में बेसिकली 3 मेजर प्रोसेस होते हैं। एक जो है वो कैपिंग होती है, दूसरा उसमें आप ये कह लें जो पॉली एडिनाइलेशन टेल की आप कह लें कवरिंग होती है, और तीसरा जो उसमें स्प्लाइसिंग का फिनोमेना होता है। इस फिनोमेना के बाद जाके आप ये कह लें mRNA वो मेच्योर होता है। कि ये बेसिकली यहाँ पे ये फीचर पूछ रहे तो हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 3 मिथाइल गुआनोसिन कैपिंग, ये तो गलत है क्योंकि जो कैपिंग हमेशा वो 5M पे होती है, वो 3M पे नहीं। तो लगा ये ऑप्शन तो mRNA का नहीं है, ये फीचर नहीं। दूसरे ऑप्शन पे गौर करें तो 5 मिथाइल डोनेसिन कैपिंग, कैपिंग बिल्कुल होती है, जो उसका 5 एंड है। बेसिकली ये इसलिए हो रही होती है ताकि जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम या एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं वो इनको डिग्रेड ना कर सके। इसके अलावा जो जो उसका 3 एंड होता है वहाँ पे जो आप कह लें एडिनिन्स हैं वो उनकी एडिशन होती है, इसको हम पॉलीएडिनाइलेशन टेल का नाम है। कि ये ऑप्शन ट्रू है। हम दूसरे ऑप्शन की बात करें सी की 5 मिथाइल गुआनोसिन कैपिंग बिल्कुल होती है, 3 पॉलीएडिनाइलेशन टेल ये भी हो रही है। एक्सॉन्स भी मौजूद होते हैं जो मैच्योर आ रहे हैं, यानी जो स्प्लाइसिंग होती है, स्प्लाइसिंग के बाद जो एंड्रॉन्स हैं एंड्रॉन सारे रिमूव हो जाते हैं, आगे सिर्फ क्या बच जाते हैं एक्सॉन्स, और वो एक्सॉन्स आपस में जुड़ जाते हैं। डी की बात करें 5 मिथाइल गुआनोसिन कैपिंग ऑनली नहीं। तो आप यहाँ पे देखें अगर सी जो ऑप्शन है वो बेस्ट है क्योंकि मैच्योर आरएनए है, प्रोसेसिंग के बाद उसकी कैपिंग भी होती है, उसकी एडिनाइलेशन भी होती है, और साथ में एक्सॉन भी मौजूद होते हैं, जो एंड्रॉन्स हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाते हैं। 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सेल्स आर विदाउट न्यूक्लियस, कौन से ह्यूमंस के अंदर ऐसे सेल्स हैं जो मेच्योरिटी के ऊपर या मैच्योर हो जाते हैं तो उनके पास न्यूक्लियस मौजूद नहीं होती, यानी वो ए न्यूक्लियर्ड सेल्स होती है। यहाँ ऑप्शन में अगर आप देखें जो रेड ब्लड सेल्स हैं मैच्योर, इनमें भी न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। जो कार्निफाइड स्किन सेल्स हैं इनके अंदर भी न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। इस तरह जो नेल सेल्स हैं इनमें भी नहीं होता। इस तरह अगर आप देखें बाकी जो हमारे आइस के अंदर जो फाइबर सेल्स हैं उनके पास भी मैच्योरिटी के ऊपर जो है कोई आप कह लें जो न्यूक्लियस नहीं होता। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिए हुए इन तीनों में कार्निफाइड स्किन सेल्स हैं, नेल सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, इनमें न्यूक्लियस निकलने को लिया यहाँ पे ऑप्शन सी यानी बोट एंड बी यो। क्वेश्चन नंबर 35 है क्रेब साइकिल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स टेक प्लेस है। अब क्रेब साइकिल प्रोकैरियोटिक सेल में, अब प्रोकैरियोटिक सेल्स का आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस भी नहीं होता। न्यूक्लियस के अलावा अगर आप देखें यहाँ पे वेल डेवलप्ड जो ऑर्गेनेल्स हैं स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया वो मौजूद नहीं है। तो लिहाजा क्रेब साइकिल नॉर्मली यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, लेकिन प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो लिहाजा ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा। प्योरली ये कहाँ
पे होगा साइटोप्लाज्म। बाकी ऑप्शन में अगर आप देखें साइटोप्लाज्म एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे है ही नहीं है, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये भी नहीं हो सकता, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये भी नहीं हो सकता। तो लिहाजा यहाँ पे एक ही ऑप्शन है साइटोप्लाज्म के जहाँ पे क्रेब्स साइकिल। 36 सीक्वेंस इन द प्रोमोटर विच डायरेक्ट्स ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड। अब ये अगर आप देखें बेसिकली ये कह रहा है कि जीन के ऊपर आपने पढ़ा भी होगा स्पेशलाइज्ड रीजन मौजूद है और स्पेशलाइज्ड रीजन को हम प्रोमोटर का नाम देते हैं। तो प्रोमोटर वाले रीजन में एक स्पेशलाइज्ड किस्म का सीक्वेंस मौजूद होता है जहाँ आप ये कह लें जब आके जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं या जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आके बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। उस सीक्वेंस को हम क्या नाम देते हैं, तो वो उस प्रोमोटर रीजन में मौजूद जो सीक्वेंस है बेसिकली हम उसको टाटा बॉक्स का नाम देते हैं। बाकी अगर आप देखें जो न्यूरॉन्स हैं इनका तो है सच ट्रांसक्रिप्शन कोई डायरेक्शन में इनका रोल नहीं है क्योंकि ये नॉन कोडिंग रीजन होते हैं। एनहांसर की अगर बात करें, एनहांसर बेशक ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज तो करता है लेकिन एनहांसर कभी प्रोमोटर रीजन में मौजूद नहीं होता। इंसुलेटर्स की बात करें तो ये तो कि जो एनहांसर का इफेक्ट है, ट्रांसक्रिप्शन का इफेक्ट है, उसको अपोजिट आप कह लें डील कर रहे होते हैं। कि लिहाजा इन तीनों ऑप्शंस में से कोई जो करेक्ट नहीं है, तो टाटा बॉक्स ही जो मेन ऑप्शन है आप कह लें जो ट्रांसक्रिप्शन को डायरेक्ट करता है। 37 ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स मैसेंजर आरएनए बाइंड्स टू विच सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। अब ये कह रहा है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर अगर हम जब ट्रांसलेशन के प्रोसेस को डील करते हैं या उसको पढ़ते हैं तो ट्रांसलेशन के दौरान जो एमआरएनए है प्रोकैरियोट्स के अंदर वो किस राइबोसोम के यूनिट के साथ आके बाइंड करता है। तो अगर आप देखें जो प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स का जो हम राइबोसोम बोलते भी हैं, उसको पढ़ते भी हैं, तो हम हमेशा यही कहते हैं 70s राइबोसोम। जो यूकैरियोट का राइबोसोम है वो 80s राइबोसोम है। तो जो दो यूनिट्स हैं बेसिकली प्रोकैरियोट्स के अंदर, वो एक जो है वो बड़े वाला जो 50s राइबोसोम होता है और छोटे वाला 30s होता है। और जो एमआरएनए है ट्रांसलेशन के दौरान वो भी आके बाइंड करता है 30s के साथ। तो बेसिकली यहाँ पे जो पेयर है करेक्ट जो है वो 50s और 30s, ये यही दो सब यूनिट्स हैं जो मिलके एक 70s के राइबोसोम में प्रोकैरियोट्स को फॉर्मेशन कर रहे थे। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे प्रोकैरियोट के केस में 50s एंड 30s है। अगर यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट के केस में 40 और 60s। 38 है ड्यूरिंग प्रोग्राम सेल डेथ ऑल अकर्स एक्सेप्ट फॉर। अब ये कह रहा है कि जो प्रोग्राम सेल डेथ है यानी एपोप्टोसिस है उसके दौरान सारे प्रोसेस हो रहे हैं सिवाय एक के, वो आपने बताना है। अब अगर हम ऑप्शन की बात करें कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, ये जो एपोप्टोसिस है उसके दौरान क्रोमेटिन की कंडेंसेशन हो रही होती है। ऑप्शन बी की बात करें क्रोमोसोमल डीएनए फ्रेगमेंटेशन की, जो क्रोमोसोमल डीएनए उसके फ्रेगमेंट्स बनते हैं प्रोग्राम डेथ के दौरान या एपोप्टोसिस के दौरान, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी भी देखें तो ब्लीडिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ब्लीडिंग भी हो रही होती है। तो अगर आप देखें यहाँ पे तीनों ऑप्शन ट्रू हैं, जबकि वो ये कह रहा है कि कोई एक ऑप्शन ऐसा जो ट्रू नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये तीनों ट्रू है। और यहाँ पे अगर आप देखें ऑल ऑफ द अबव नहीं होना चाहिए, यहाँ या तो नॉन ऑफ दीज होता या कोई एक ऑप्शन ऐसा होता जो एपोप्टोसिस के दौरान नहीं होता तो हम उसको चूज करते। तब ये क्वेश्चन भी मतलब आप कह सकते हैं कि जिसका कोई ऑप्शन भी सही है ही नहीं। और इवन आप ऑल ऑफ द अबव भी नहीं कह सकते। ऑल ऑफ द अबव का मतलब ये होगा कि ये सारे के सारे प्रोसेस या वो प्रोग्राम सेल डेथ के दौरान नहीं हो रहे, हालांकि ये सारे के सारे हो रहे हैं। तो लिहाजा नॉन ऑफ दीज होता तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट था। ऑल ऑफ द अबव ऐसा स्टेटमेंट के हिसाब से ये करेक्ट नहीं। तो मतलब अब मैं इनमें से कोई ऑप्शन भी चूज नहीं कर सकता हूँ, ऑल ऑफ द अबव ही नहीं कर सकता हूँ, उसका डिसाइड आपने खुद करना। 39 ड्यूरिंग एजिंग ऑफ द सेल विच ऑफ द एंजाइम प्ले इंपॉर्टेंट रोल। यानी सेल की जो एजिंग है, सेल की जो डेथ है, सेल की जो लाइफ कह लें कंप्लीशन है, उससे रिलेटेड कौन सा एंजाइम जो वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंजाइम्स की बात करें अगर टेलोमेरेसेस एंजाइम, डिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, एक्सोन्यूक्लियेसेस, काइनेसेस एंड फॉस्फेटेसेस। अब बाकी एंजाइम अगर देखें तो डिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, ये डिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस को इसीलिए बोलते हैं कि मुख्तलिफ जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स, उनको कट करने का काम करते हैं। एक्सोन्यूक्लियेसेस भी बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है और डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो यानी रिपेयर एंड मॉडिफिकेशन में रोल प्ले कर रहे हैं। काइनेसेस और फॉस्फेटेसेस ये भी सेल सिग्नलिंग और रिपेयरिंग वगैरह में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। टेलोमेरेसेस एग्जैक्ट वो वाले एंजाइम्स हैं जो सेल की एजिंग में अपना रोल प्ले करते हैं। ज्यादातर यानी ये है कि जो रिपीटेटिव डीएनए है उसको ये ऐड करते हैं क्रोमोसोम्स के एंड्स के ऊपर, और क्रोमोसोम्स के एंड ही को हम टेलोमेरेज का नाम देते हैं, उसी से ये एंजाइम टेलोमेरेसेस भी हैं। तो इन एंजाइम्स की आप ये कह रहे हैं जो रेगुलेशन में जब कोई चेंज आती है तो अल्टीमेटली उसकी वजह से जो सेल है या जो क्रोमोसोम की लेंथ है वो अफेक्ट होती है और अल्टीमेटली सेल का जो साइज है वो या उसकी जो एज है वो अफेक्ट होती है। लिहाजा टेलोमेरेसेस एंजाइम बेसिकली इनका मेजर रोल है किसके अंदर, सेल की एजिंग है। 40 वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाज डिस्कवरी ऑफ टैट पॉलीमरेज व्हिच मेक कॉपीज ऑफ डीएनए सीक्वेंस बाय। कि आप ये कह लें कि इंपॉर्टेंट जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर ये कह रहा है कि ब्रेक थ्रू ये हुआ कि स्पेशलाइज्ड एक एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जिसको हम टैट पॉलीमरेज का एंजाइम का नाम दे रहे हैं, ये डिस्कवर हुआ और इससे मुख्तलिफ जो डीएनए की कॉपीज हम बनाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये कह रहा है कि इस मतलब डीएनए की कॉपीज बनाने के दौरान जो टैप पॉलीमरेज है बेसिकली इसके जरिए हम टेम्परेचर ऑफ 72 है।
अप टू या 95 तक भी सर्वाइव या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है 72 है। तो अब अगर यहाँ पे देखें 500 वाला तो जो गलत है। बी वाला अगर आप देखें तो 37 पे ये ऐड नहीं करता, ये भी गलत है। सी पे देखें एडिंग न्यूक्लियोटाइड एट 300, ये ऑप्शन ठीक है। डी पे देखें एडिंग न्यूक्लियोटाइड से 500 ठीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमेशा एडिशन 3n पे करता है, 5n पे ये एडिंग नहीं कर सकता, लिहाजा ऑप्शन सी जो है यहाँ पे ट्रू है। 41 है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज टू ऑब्जर्व इंटरनल डिटेल्स ऑफ स्पेसिमेन, कि जो ये आप कह लें इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप है उसकी ये दो टाइप्स हैं, उनमें से ये टाइप है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसका ये कह रहा है कि इसके जरिए हम जो स्पेसिमेन की इंटरनल डिटेल्स उसको ऑब्जर्व करते हैं, कौन कौन से इसके फीचर्स हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की, बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन बीम। बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि हम यहाँ पे लाइट का यूज नहीं करते बल्कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूज करते हैं। ऑप्शन बी की बात करें यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस, ये भी ठीक है, चूंकि हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में बेसिकली ग्लासेस का यूज नहीं कर रहे बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो लेंस हैं इनका यूज करते हैं। ऑप्शन सी यूजिंग वैक्यूम सिस्टम, जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप है कंपाउंड माइक्रोस्कोप वहाँ वैक्यूम मौजूद होता है, जबकि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में अगर वैक्यूम नहीं होगा तब जो इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी जो आपका स्पेसिमेन है उस तक वो नहीं पहुंच सकती, लिहाजा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में वैक्यूम सिस्टम का होना भी जरूरी है। तो लिहाजा चारों ये तीनों ऑप्शन सही है, तो लिहाजा को ऑप्शन यहाँ पे आल आफ्ता अबोव। 42 है मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन विद TOF कैन बी यूज्ड फॉर, ये एक आप कह लें स्पेक्ट्रोमीट्री की एक टेक्निक है, एक मेथड है जिसको सबसे पहले जो है वो आप कह लें डिस्कवर किया गया प्रोटीन की आइडेंटिफिकेशन के लिए। बाद में आप रेयर केसेस में आप कह सकते हैं इसको यूज किया जाता है जीन के एनालिसिस के लिए भी और लिपिड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी। मेजरली अगर देखा जाए ये टेक्निक सिर्फ और सिर्फ यूज देती है प्रोटीन की आइडेंटिफिकेशन के लिए, लेकिन रेयर केसेस में लिपिड और जीन एनालिसिस में भी यूज होती है, लिहाजा आला तो वो ये क्वेश्चन नंबर 43 है विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज आर कॉमनली यूज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर कोविड-19, यानी जो कोरोना वायरस आया था कोविड-19 उसमें ज्यादातर जो है जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से कॉमन वैक्सीन कौन सी यूज की गई। तो ऑप्शन अगर आप देखें साइनोफार्म है, OPV है, BCG है, ऑल ऑफ द अबव। अगर आप देखें साइनोफार्म ये चाइना की कंपनी ने बनाई थी, ये सबसे ज्यादा जो है वो कोविड-19 में यूज हुई थी। अब बाकी अगर आप देखें ये जो OPV है मेरे ख्याल में उसका मुझे पूरा नाम तो याद नहीं है, लेकिन ये जो वैक्सीन है बेसिकली ये पोलियो वायरस जो है उससे रिलेटेड है, बल्कि हाँ ओरल पोलियो वायरस ये वैक्सीन है कि ये कोविड-19 में यूज़ नहीं हुई। BCG या ये BCG जो वैक्सीन है ये भी बेसिकली जो ट्यूबरकुलोसिस की डिजीज़ है TB जिसको आप बोलते हैं उसके लिए ये डिज़ाइन की हुई है, तो लिहाजा ये दो कोविड-19 में यूज़ नहीं हुई, साइनोफार्म ज़्यादा यूज़ हुई, यही यहाँ पे ट्रू ऑप्शन। 44 है विच ऑफ द एनिमल्स हैव रेडियल सिमेट्री नो ऑर्गन टू लेयर एंड कैन रीजन, यानी कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी जो बॉडी की सिमेट्री है वो रेडियल सिमेट्री की है और उनमें कोई ऑर्गन्स मौजूद नहीं है, और फिर वहाँ पे लेयर्स भी दो हैं, यानी बेसिकली अगर आप देखें कुछ ऐसे ऑर्गन जिनमें 3 लेयर्स हैं। तो ये जिसके ऑर्गन को कह रहा है कि उनके अंदर 2 ही लेयर्स हैं और फिर उनके अंदर ये एबिलिटी मौजूद है जो रिजनरेशन की एबिलिटी भी रखते हैं। ऑप्शन में देखें तो पोरीफेरा, एनिलेट्स, आर्थ्रोपोड्स, कार्डेटा। अब जो एनिलेट्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, कार्डेटा हैं, इनकी सिमेट्री जो बायलैटरल सिमेट्री है, इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम भी मौजूद है, इनके अंदर आप ये कहें 3 लेयर्स हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हैं और रीजनरेशन भी उस तरह से इनके अंदर वेल डेवलप्ड एबिलिटी नहीं है, लिहाजा यहाँ पे मोर अप्रोप्रिएट जो पोरीफेरा है। बेशक पोरीफेरा के अंदर ज्यादातर आपको जो स्पंजेस मिलती हैं वो एसिमेट्रिकल हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्पंजेस या ऐसे ऑर्गेनिज्म भी पोरीफेरा के अंदर मौजूद हैं कि मोर और लेस किसी हद तक रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, लेकिन चूंकि बाकी जो 3 ग्रुप्स हैं इनमें से किसी का भी ये वाला करता नहीं है, तो लिहाजा हमें ये चूज यही करना पड़ेगा कि पूरी तरह ही आपके लिए यही डिप्लोब्लास्टिक है, क्योंकि इनके अंदर 2 ही लेयर्स मौजूद होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, जबकि बाकी तीनों जो ट्रिप्लोब्लास्टिक के लिहाजा मोर अप्रोप्रिएट यहाँ पे पोरी तरह ही है। 45 एलिमेंट्री कैनाल ऑर्गन स्क्रीप विद यूसेज विद हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। अब एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली जो हमारा ये जो सारा डाइजेस्टिव ट्रैक है माउथ से लेके उसके बाद एसोफेगस, फिर स्टमक, फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और उससे जो एक्सेसरी जो ऑर्गन्स हैं हमारे आप उसको कह सकते हैं लीवर है, उसके अलावा जो पेंक्रियाज है, ये सारा जो आप कह लें ट्रैक है इसको हम एलिमेंट्री कैनाल का नाम दे रहे हैं। इसने वही कह रहा है कि कौन सा जो जूस सक्रीट होता है कैनाल से जो फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है, फिर बेसिकली क्या है लिपिड्स है। अब अगर हम गौर करें ऑप्शंस पे, पेंक्रियाटिक जूस एंड सलाइवा, पेंक्रियाटिक जूसेस में ये पेंक्रियाज से रिलीज हो रहा है और इसके अंदर जो पेंक्रियाटिक आप कह रहे हैं लाइपेज मौजूद होता है जो बाकायदा लिपिड्स की डाइजेशन करता है, लेकिन जो सलाइवा है सलाइवा के अंदर ऐसा इस तरह का कोई लाइपेज मौजूद नहीं, तो लिहाजा ये ऑप्शन ठीक नहीं है। बी में देखें तो पेंक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस, पेंक्रियाटिक जूस में तो लाइपेज मौजूद है जो लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है, ये फैट को डाइजेस्ट करता है। बाइल जूस में ऐसा एंजाइम तो नहीं है, लेकिन जो बाइल जूस है ये बेसिकली फैट्स की इमल्सिफिकेशन करता है, तो हम कह सकते हैं कि डाइजेशन में ये भी हेल्प कर रहा है, लिहाजा ट्रू ऑप्शन यहाँ पे यही है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, सी पेंक्रियाटिक जूस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बताओ फैट की डाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। सेम डी में भी सलाइवा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फैट की डाइजेशन से कोई
कलेक्ट नहीं लेगा, द बेस्ट आपकी ना बना सकते हैं क्रिएटिव यूज है बायो यूज। क्वेश्चन नंबर 46 है, फोटो सिस्टम्स 1 एंड फोटो सिस्टम 2 आर लोकेटेड है। फोटो सिस्टम क्या है? बेसिकली क्लस्टर और ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट का एक पार्ट है बेसिकली थायलाकाइड मेम्ब्रेन। तो थायलाकाइड मेम्ब्रेन्स के अंदर ही ये क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। तो अब ये जो फोटो सिस्टम है बेसिकली डाइवर्सिटी की डिस्कवरी के बेस पे इनको नाम दिए जाते हैं फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। ये दोनों फोटो सिस्टम बेसिकली कहाँ पे मौजूद हैं? जो क्लोरोप्लास्ट के बाहर मेम्ब्रेन्स हैं उनको हम थायलाकाइड मेम्ब्रेन्स का नाम दे रहे हैं, इनके अंदर मौजूद। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो कौन से ऐसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जो प्लांट्स को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाते हैं? अगर हम देखें जो क्लोरोफिल है ये तो मेन पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहा है, इसका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाने में कोई रोल नहीं। एंथोसाइनिन्स की बात करें ये जरूर इनको आप कह लें सन स्क्रीन कहा जाता है, लेकिन स्टेटमेंट देखें फिर थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजन है। ये कह रहा है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, अब एंथोसाइनिन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नहीं, इनका फोटोसिंथेसिस में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये वैक्यूल्स के अंदर मौजूद होते हैं अलबत्ता, और मुख्तलिफ किस्म के जो है ये कलर्स जरूर दें हैं, लेकिन एज सच फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ये नहीं है, तो लिहाजा इसको मैं चूज नहीं कर सकता। सी और डी में देखें तो बीटा कैरोटीन और जेंटोफेट दोनों जो है ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि ये एक्सेसरी पिगमेंट्स है। लेकिन इन दो में भी ज्यादा जो अप्रोप्रिएट है, जो डिफरेंट को आपके लिए पेपर में ये क्वेश्चन आया है, तो वहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट यूज होने वाला वो कैरोटीनाइड्स पिगमेंट्स हैं। कैरोटीनाइड्स नहीं, ये दोनों टाइप्स हैं और इन कैरोटीनाइड में ज्यादा जो वैलिड या अप्रोप्रिएट या मशहूर हैं जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो बीटा कैरोटीन। 48 है, इकोलाई इज कॉजेटिव एजेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। अब इकोलाई बैक्टीरिया ये कह रहा है कि कौन सा डिजीज ये काज करता है? ओरल थ्रश, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, गैस्ट्रोएंटराइटिस। तो ये जो डिजीज है जो हमारा ट्रैक है इंटेस्टाइन है उसके अंदर ये गैस्ट्रोएंटराइटिस जो डिजीज है ये काज होती है बेसिकली किसकी वजह से? इकोलाई की वजह। 49 एंड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इंडिविजुअल्स डेवलप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कॉल्ड। कैसी डिजीज जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में यानी ट्रांसमिट नहीं होती, लेकिन वो काज किसकी वजह से होती है? आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। उस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को हम क्या नाम देते हैं? तो वो बेसिकली कॉमन डिजीज है गाइटर। ये हमेशा आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, जिसकी वजह से हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है और उस कंडीशन को हम गाइटर का नाम देते हैं। 50 एंड ह्यूमन्स ब्रीथिंग इज ड्यू टू इनवॉलंटरी मूवमेंट अंडर द कंट्रोल। अब ब्रीथिंग का तो आपको पता ही, एक इनवॉलंटरी मूवमेंट ही है, ये वॉलंटरी नहीं है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है सांस लेने का प्रोसेस। इसको ये कह रहा है कि ये जो इनवॉलंटरी मूवमेंट है इसको बेसिकली हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है? ऑप्शन ए में अगर आप देखें ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स बेसिकली ये स्मॉल एयर सैक्स हैं जो लंग्स के अंदर है, तो इनका ज़्यादा ब्रीथिंग के साथ कंट्रोल के साथ कोई लेना देना नहीं। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें न्यूरॉन इन बिटवीन मेडुला ऑफ पोन्स, ये जो मेडुला ऑब्लेंगेंटा और फोन्स के दरमियान जो न्यूरॉन्स हैं बेसिकली यही वो पार्ट है जो कंट्रोल करता है किसको? ब्रीथिंग के फिनोमेना को। अब बाकी ऑप्शन में देखें इधर सी एल्वियोलर कैपिलरी नेटवर्क, ये भी वो वाला पार्ट है जहाँ पे जस्ट गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। डी की बात करें पल्मोनरी आर्टरियोल्स, इन आर्टरियोल्स को भी आपने पढ़ा होगा कि ये सिर्फ क्या करते हैं, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसकी ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करते हैं, कि लिहाजा ये तीनों नहीं है। आगे जो आप मेन ऑप्शन बच रहा है वो यही है कि ये न्यूरॉन्स है मेडुला ऑब्लेंगेंटा और बोन्स के दरमियान, ये क्या करते हैं? ब्रीथिंग के रेट को कंट्रोल करते हैं। 51 है, द सार्स कोवाइड 2 वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू। अब ये जो वायरस है इसको ये कह रहा है कि ये किस के जरिए जो है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट होता है। ऑप्शन ए में देखें तो एरोसोल फ्रॉम स्नीजिंग एंड कफिंग, ये बिल्कुल ठीक है, स्नीजिंग एंड कफिंग के जरिए ये वायरस ट्रांसमिट होता है। बी ऑप्शन देखें कंटेमिनेटेड सरफेस, अगर ऐसी सरफेस जो कंटेमिनेट हुई है इस वायरस के जरिए उनको आप टच करेंगे तो अल्टीमेटली तब भी ये ट्रांसमिट होगा। आइज एंड नोज बाय कंटेमिनेटेड हैंड्स, तो फिर जाहिर सी बात आपके हैंड्स कंटेमिनेटेड हैं इस वायरस के साथ, तो फिर आपकी आइज और नोज के जरिए भी ये ट्रांसमिट हो सकते हो, लिहाजा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ट्रू। 52 द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैन बी डीनेचर्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। अब ये कह रहा है कि जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है प्रोटीन की वो तमाम के तमाम फैक्टर्स उसको डीनेचर करता हूँ, लेकिन एक फैक्टर्स को आपने ढूंढना है जो एक्सेप्शन है यानी कि वो भी नेचर नहीं करता। तो अगर हम देखें यहाँ पे ऑप्शंस में चार्ज, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, हीट, पीएच चेंज, जब भी हम पीएच चेंज करते हैं प्रोटीन डीनेचर होती है। हीट देंगे प्रोटीन की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर वो डीनेचर हो जाएगी। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इवन ये जो इथानॉल क्लोरोफॉर्म दूसरे पीस में ये ऐड करेंगे अल्टीमेटली प्रोटीन जो डीनेचर हो जाएगी। लेकिन जो चार्ज है चार्ज की वजह से एज सच जो डायरेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की वो अफेक्ट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन अमाइनो एसिड्स इन प्राइमरी सीक्वेंस ऑफ पेप्टाइड। अब जो प्राइमरी सीक्वेंस है, प्राइमरी सीक्वेंस जो है पेप्टाइड का या प्रोटीन को, उसमें अमाइनो एसिड जो है वो लीनियर आप कह लें आपने आपस में जुड़ते हैं। वो जो अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं लीनियर चेन के अंदर, उनके दरमियान जाहिर सी बात है एक बॉन्ड बनता है जो एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड लिंक करता है। उस बॉन्ड को आप क्या बोलते हैं? तो उस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 54 है, वर्मी कास्ट इज, यानी जो वर्मी कास्ट है ये क्या है? ऑप्शन देखें तो डिग्रेडेड ऑर्गेनिक
मैटर, वर्मी का बेसिकली डिग्रेडेड ऑर्गेनिक मैटर ही है। बी की बात करें डिग्रेडेड बाय अर्थवॉर्म्स, ये भी ठीक है कि जो अर्थवॉर्म्स हैं बेसिकली वही इस मटेरियल को डिग्रेड करते हैं और उसको हम वर्मी कास्ट या वर्मी कंपोस्ट का नाम भी देते हैं। तीसरा ऑप्शन देखें यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, बिल्कुल ठीक है कि अगर हम सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए तो हम एज इसको आप कह लें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, नेचुरल फर्टिलाइजर के तौर पे भी वर्मी कंपोस्ट को यूज करने लिहाजा तीनों ऑप्शन यहाँ पे ट्रू नहीं ऑल ऑफ द अबव। 55 इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स बिलोंगिंग टू आर्थ्रोपोड फॉर ब्रीथिंग देयर इज एन ओपनिंग इन ट्रैकियल सिस्टम का। तो जो इंसेक्ट्स का अगर हम एक्सोस्केलेटन की बात करें और जो इंसेक्ट्स बेसिकली किससे बिलोंग करते हैं, ये एक फाइलम आर्थ्रोपोड है, उससे इनके अंदर ब्रीथिंग के लिए जो इनका स्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन है, उसमें स्पेशलाइज किस्म के ये कह रहा है ओपनिंग मौजूद होती है इनके ट्रैकियल सिस्टम में। ओपनिंग को क्या बोलते हैं? क्यूटिकल्स, स्पायराकल्स, ब्रोंकाई, ओसिलाई। तो आप देखें क्यूटिकल्स, ब्रोंकाई, ओसिलाई इनका ऐसा जो आप कह लें ब्रीथिंग से कोई तलक नहीं है, जो यहाँ पे ओपनिंग है बेसिकली हम उनको स्पायराकल्स बोलते हैं। 56 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रीमेटिव वास्कुलर प्लांट्स, यानी सबसे प्रीमेटिव वास्कुलर प्लांट्स जो है इस वक्त वो कौन से हैं? ऑप्शन देखें तो मोसेस, मोसेस तो वास्कुलर नहीं है, ये नॉन वास्कुलर प्लांट्स हैं, कोई वास्कुलर बंडल्स नहीं है, ब्रायोफाइट से ये बिलोंग करते हैं, तो ये तो गलत है। फॉन्स अगर आप देखें एक ऑप्शन है, दूसरे भी देख लेते हैं फंजाई, फंजाई में कोई वास्कुलर टिश्यूज नहीं है। एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करें ये वास्कुलर प्लांट्स हैं और हाईली एडवांस कह लें वास्कुलर प्लांट्स हैं। यहाँ पे प्रीमेटिव की बात हो रही है, प्रीमेटिव वास्कुलर प्लांट तो बेसिकली फॉन्स। 57 आर टेक्निक टू क्लोन अ जीन इंटरेस्ट फ्रॉम इट्स नॉन क्लोजेस्ट मार्कर, के वो वाली टेक्निक, वो वाला मेथड जिसके जरिए आप जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है उसकी क्लोनिंग करते हैं, किसका यूज करते हुए? जो उसके क्लोजेस्ट नॉन मार्कर्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? जीनोम मैपिंग। जीनोम मैपिंग के जरिए हम जस्ट कोई भी जो जीन है उसकी मैपिंग कर रहे होते हैं, इसमें हम क्लोनिंग नहीं करते। जीन ट्रैकिंग से भी ट्रैकिंग तो कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं किसी जीन को, लेकिन जीन की आप ये कह लें जीन ऑफ इंटरेस्ट की क्लोनिंग इस मेथड से भी नहीं करते। क्रोमोसोम जंपिंग भी बिल्कुल अलग मेथड है, इसका भी क्लोनिंग से कोई तलक नहीं है। क्रोमोसोम वॉकिंग ये एग्जैक्ट वो वाला मेथड है जिस मेथड के जरिए हम जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी क्लोनिंग करते हैं, किसी भी क्लोजेस्ट मार्कर जो है उसका यूज करते हुए। 58 इन ऑर्डर टू प्रोडक्ट प्रोटीन स्ट्रक्चर बाय अप्लाइंग ऑनलाइन बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स इज रेफर्ड एज। अब आपको पता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स वो अप्लाइड आप कह लें बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम कंप्यूटर का यूज़ करते हुए, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ आप कह रहे हैं चीज़ें जो है वो रेगुलेट कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो यहाँ पे ये स्पेसिफिकली कह रहा है कि ऑनलाइन बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स यूज़ करते हुए जब हम किसी भी जो प्रोटीन है उसके स्ट्रक्चर को एनालाइज करें या प्रोडक्ट करें तो उस मेथड को क्या बोलते हैं? इन विट्रो एनालिसिस। इन विट्रो एनालिसिस जो हम किसी लैब के अंदर कर रहे होते हैं, ऑनलाइन हम नहीं करते। इस ऑप्शन की बात करें इन सिटू एनालिसिस, इन सिटू एनालिसिस बिल्कुल ओरिजिनल, जहाँ पे आप ये कह लें वो जिस चीज़ का हम एनालिसिस कर रहे हैं एग्जैक्ट उसकी ओरिजिनल जगह के ऊपर करते हैं, वो इन सिटू एनालिसिस है। एक्स विवो एनालिसिस अगर आप देखें तो ये किसी भी जो बॉडी का आप कह लें जो पार्ट है, टिश्यू है, वहीं पे उसका एनालिसिस कर रहे हो, ये भी ऑनलाइन बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड नहीं है। एंड सिलिको एनालिसिस अगर आप देखें एग्जैक्ट वो वाला मेथड है जिस मेथड में हम किसी भी जो आप कह लें सैंपल है जो भी है उसकी जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को आप कह लें एनालाइज करते हैं हम ऑनलाइन जो टूल्स हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स से उनका यूज़ करते हुए, यानी एन सिलिको आप देखें नाम से जा रहा है जिसमें सिलिकॉन वगैरह की जो चिप्स हैं उनका आप कह लें उनकी एप्लीकेशन के जरिए, उनके यूज़ के जरिए हम एनालाइज करें। बेसिकली ये कौन सा मेथड है? एन सिलिको एनालिसिस। 59 है शाइन डेगार्नो सीक्वेंस, ये एक स्पेशलाइज्ड किस्म का आप कह लें सीक्वेंस है जो ये जॉन और ये शाइन डेगार्नो जो आप बेसिकली ये आप कह लें साइंटिस्ट कह लें उसी के उनके नाम की बेसिकली इस सीक्वेंस का नाम है जो उन्होंने डिस्कवर किया था। तो अब इस सीक्वेंस को ये कह रहा है कि ये क्या है? राइबोसोमल बाइंडिंग साइट इन बैक्टीरियल एमआरएनए, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट इन यूकैरियोटिक एमआरएनए, कोर प्रोमोटर रीजन, पेन बॉक्स, प्रेबनाउ बॉक्स। ये वाला जो शाइन सीक्वेंस है बेसिकली ये बैक्टीरियल जो एमआरएनए है उनके अंदर एक खास किस्म की आप कह लें साइट है एमआरएनए के ऊपर जहाँ पे क्या कौन आके बाइंड करता है? राइबोसोम, ठीक है, तभी हम इसको बोलते हैं राइबोसोमल बाइंडिंग साइट इन बैक्टीरियल एमआर। 60 एंड हुम इज द जनरल साइट ऑफ यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं ये कह रहे हैं उनकी जो एग्जैक्ट फीन है वो कहाँ पे होती है ह्यूमंस के अंदर। तो ऑप्शन में देखें तो फ्लोपियन ट्यूब, ओवरी एंड यूट्रस, यूट्रस, ओवरी। अब अगर हम देखें जो एग्जैक्ट मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं वो आपस में फ्यूज करते हैं तो उस पार्ट को हम ओविडक्ट का नाम भी दे सकते हैं या उसको फेलोपियन ट्यूब का नाम देते हैं। ओवरी जो बेसिकली वहाँ पे एक बनता है और एक बनने के बाद वहाँ से रिलीज होता है और आके आप ये कह लें जो एग्जैक्ट स्पर्म के साथ जो एग की फीन हो रही है, फर्टिलाइजेशन हो रही है
और वो बेसिकली कहाँ पे होती है, फ्लोपिंग ट्यूब या ओविडक्ट के अंदर। 61 है, इन केस ऑफ प्लांट्स रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज रेगुलेटेड बाय टाइप ऑफ सेल्स। ये प्लांट्स में अगर आप देखें जो ट्रांसपायरेशन का रेट है बेसिकली उसको कौन से सेल्स रेगुलेट करते हैं। ऑप्शन में देखें तो गार्ड सेल्स, टोमेटा, कंपेनियन सेल्स, सीव सेल्स। अब कंपेनियन सेल्स, सीव सेल्स, इनका ऐसा डायरेक्ट जो ट्रांसपायरेशन की रेगुलेशन में रोल नहीं है। टोमेटा आप कह सकते हैं ये लीव्स में स्पेशलाइज पोर्स हैं जहाँ से जो ट्रांसपायरेशन हो रही होती है वाटर ऑपरेट करता है। लेकिन ये स्टोमेटा भी बेसिकली ये जो पोर्स हैं ये किसके बने होते हैं, बेसिकली दो गार्ड सेल्स को। गार्ड सेल्स ही जो ट्रांसपायरेशन है प्लांट्स के अंदर उसको रेगुलेट करते हैं। तो बेसिकली जो मेन सेल्स हैं वो गार्ड सेल्स हैं। स्टोमेटा ऐसा सेल्स तो नहीं है, सेल्स जो एग्जैक्ट जो यहाँ पे वो गार्ड सेल्स है। 62 है, द मेंबर्स ऑफ द प्लांट किंगडम विच आर फ्लावरलेस विदाउट वास्कुलर सिस्टम हैविंग राइजर्स। अगर गौर करें तो ये कह रहा है कि प्लांट किंगडम में वो वाला ग्रुप जो फ्लावरलेस भी होता है, जिनमें फ्लावर भी नहीं होते, वास्कुलर सिस्टम भी नहीं होता, लेकिन राइजर्स होती हैं। तो वो कौन से मेंबर्स हैं। अगर हम गौर करें जिम्नोस्पर्म्स विदाउट वास्कुलर सिस्टम नहीं है, बल्कि इनके अंदर वास्कुलर सिस्टम मौजूद होता है, लिहाजा ये ठीक नहीं है। ब्रायोफाइट्स की बात करें, फ्लावर भी इनके अंदर नहीं है, वास्कुलर सिस्टम भी नहीं है, राइजर्स होती हैं, तो लिहाजा अप्रोप्रिएट ऑप्शन जहाँ पे ब्रायोफाइट्स है। लाइकन्स की अगर बात करें तो ऐसा इनके अंदर कोई वास्कुलर सिस्टम तो नहीं है, प्लस अगर आप देखें फ्लावर भी नहीं है, लेकिन राइजर्स भी यहाँ पे नहीं है। एंजियोस्पर्म्स की बात करें, ये तो ज़ाहिर है ट्रू वास्कुलर प्लांट्स हैं, फ्लावर्स भी इनके पास मौजूद है, तो लिहाजा ये ऑप्शन भी सही नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ये हो ब्रायोफाइट्स। 63 है, स्मॉल न्यूक्लियस या स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनएस आर प्रेजेंट है। अब जो स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए नाम से ज़ाहिर है स्मॉल न्यूक्लियोलर या न्यूक्लियर। अब ये जो न्यूक्लियर से मुराद ये कि ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, आ रहे हैं, ठीक है, लिहाजा ये साइटोप्लाज्म में नहीं हो सकते। राइबोसोम भी साइटोप्लाज्म के अंदर है, ये ऑप्शन भी ठीक नहीं हो सकता। स्प्लाइसिंग स्पेकल्स एंड कैचर बॉडीज ऑफ द न्यूक्लियस, ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी। अब डी भी देखें तो वो भी, क्योंकि बहुत है न्यूक्लियस एंड राइबोसोम पे, पहले हमने पढ़ा कि ये राइबोसोम पे भी नहीं है, साइटोप्लाज्म में नहीं, ये ऑप्शन भी सही नहीं। आगे ये ऑप्शन बचता है स्प्लाइसिंग स्पेकल्स एंड कैचर बॉडी, कुछ खास स्ट्रक्चर्स हैं न्यूक्लियस के अंदर जहाँ पे ये जो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएस हैं वो मौजूद होते हैं। 64 द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंप्राइजिंग ऑफ स्टेमन इन फ्लावरिंग प्लांट, के जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो स्टेमन्स हैं वो जाहिर सी बात है एक रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उसका पार्ट है, ठीक है। तो ये जो स्टेमन्स हैं ये आपस में मिल के जिस रिप्रोडक्टिव मेल ऑर्गन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये कह रहा है उस ऑर्गन का क्या नाम है। एंड्रोशियम, गायनेशियम, सेपल, पेटल। सेपल और पेटल ये तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है। गायनेशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो आगे एक ही ऑप्शन बच रहा है एंड्रोशियम, ये मेल ऑर्गन है जिसमें बहुत सारे जो स्टेमन्स हैं यानी जब वो आपस में कंबाइन होते हैं उसके नतीजे में जो स्ट्रक्चर बनती है, बैड स्ट्रक्चर इज नोन एज एंड्रोशियम। नेक्स्ट 65 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल बेकिंग ऑफ ब्रेड, यानी जो इंडस्ट्रियल बेकिंग है ब्रेड की उसमें कौन सी फंजाई या फंगस यूज होती है। पेंसिलियम नोडाटम, एस्परजिलियस नाइगर, सैक्रोमाइसिस रिवाइसी, राइजोपस स्टोलोनिफर। जो कॉमनली यहाँ पे चूंकि साइंटिफिक नेम दिया गया, कॉमनली आपने पढ़ा होगा काफी जगह, ईस्ट जो है फंजाई वो जो ब्रेड बेकिंग है उसमें यूज होती है मोस्टली, तो लिहाजा ईस्ट का जो साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस, और यही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक सेल वॉल, कि कौन से ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल सिरे से होती ही नहीं। अब बेसिलस स्पीशीज ये बैक्टीरियन सेल वॉल मौजूद होती है, म्यूकोर स्पीशीज ये फंगस की स्पीशीज है, यहाँ भी सेल वॉल होती है, एजोटोबैक्टर ये भी बैक्टीरियन, इनमें भी सेल वॉल होती है। अमेबा की अगर हम बात करें ये वो प्रोटेस्ट है कि जिसके बाहर सेल वॉल जो बिल्कुल मौजूद नहीं है, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि अक्सर अमेबा जो वो अपनी शेप जो वो चेंज करता रहता है, उसकी वजह यही है कि इसके बाहर कोई एज सच सेल वॉल जो मौजूद नहीं। 67 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्पोर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस फंजाई सेक्सुअली एक्सेप्ट। अब इस स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि जो यहाँ पे उसने स्पोर्स दिए हैं वो सारे के सारे सेक्सुअली प्रोड्यूस स्पोर हैं सिवाय किसी एक स्पोर के जो सेक्सुअली नहीं है, वो एक्सेप्शन हमने तलाश करनी है। यानी यहाँ पे जो ऑप्शन इसने दिए हुए हैं कोनिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिलियोस्पोर, स्वार्म सेल। अब अगर हम देखें यहाँ जो स्वार्म सेल्स हैं ये भी रिप्रोडक्टिवली बनते हैं। बेसिडियोस्पोर्स ये बेसिडियो माइकोटिना के अंदर बनते हैं सेक्सुअली। एस्कोस्पोर एस्कोमाइकोटिना के अंदर बन रहे हैं, ये भी सेक्सुअल स्पोर्स हैं। कोनिडियोस्पोर्स जो हैं ये बेसिकली सेक्सुअली प्रोड्यूस स्पोर नहीं बल्कि एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, कोनिडिया के अंदर बनते हैं और इनको हम कोनिडियोस्पोर्स का नाम दे। 68 देयर इज एसोसिएशन ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बिलोंगिंग, ये भी एक एसोसिएशन है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन है दो ऑर्गेनिजम्स के दौरान। एक जो प्लांट्स हैं, कौन से प्लांट्स जिनकी जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, लेग्यूम्स प्लांट्स यानी इनकी जो रूट्स हैं बेसिकली उन रूट्स में स्पेशलाइज्ड नोड्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं और वहाँ पे ये जो बैक्टीरिया ये यहाँ पे ग्रो करते हैं। अब ये बैक्टीरिया इन लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में इनसे खुराक ले रहे होते हैं और इनको बदले में नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं। तो अब इस एसोसिएशन में वो ये कह रहा है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं जो इनकी रूट्स में रह रहे होते हैं वो कौन से हैं। जीनस राइजोबियम, जीनस बेसिलस, जीनस माइकोप्लाज्मा, जीनस कैंडिडा। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं जो इन लेग्यूमिनस प्लांट्स एसोसिएशन बना रहे होते हैं, हम उस जीनस को कम्प्लीटली किसका नाम दे रहे हैं,
राइजोबियम का नाम भी। 69 है, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स टाइप ऑफ mRNA फॉर्म्ड, यानी जो यूकैरियोट्स हैं बेसिकली ऑर्गेनिजम्स, इनके अंदर जो mRNA बनता है वो mRNA किस टाइप का होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, मोनोसिस्ट्रॉनिक, बोथ है एंड बी, नाइदर ए आर बी। ये आपने पढ़ा होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन वो कंडीशन है कि जिसमें एक mRNA एक से ज्यादा प्रोटीन्स के लिए कोड होता है। जो मोनोसिस्ट्रॉनिक है ये वो वाली कंडीशन है कि जो mRNA है वो एक mRNA एक ही प्रोटीन के लिए कोड कर रहा होता है। तो जो यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स का जो mRNA है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, यानी एक mRNA से एक ही प्रोटीन कोड या बन सकती है, एक से ज्यादा प्रोटीन नहीं बनती। इस कंडीशन को हम मोनोसिस्ट्रॉनिक का नाम देते हैं। 70 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एक्सेप्ट फॉर, कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म इन चारों ऑप्शन में वो ये कह रहा है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, जिनके 3 लेयर्स हैं, इनमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, लेकिन कोई एक ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जो ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, आपने वो चूज करना है। ऑप्शंस देखें तो आर्थ्रोपोड्स ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, मोलस्कस सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, कार्डेट्स भी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ये जो कॉरल्स हैं, फाइलम जो निडेरिया है उससे ये ग्रुप बिलोंग करता है कॉरल्स, और मैरीन एनिमल्स हैं, मैरीन एनवायरनमेंट में मोस्टली रह रहे हैं, ये अगर आप देखें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है बल्कि डिप्लोब्लास्टिक। 71 है, आरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू डीएनए इज कॉल्ड, कि जो आरएनए है, आरएनए से डीएनए का बनना, और वो जो डीएनए आरएनए से बनता है उसको क्या बोलता है। अब नॉर्मल अगर आप देखें डीएनए से आरएनए बनता है और फिर आरएनए से प्रोटीन्स बनती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, डीआरएनए से वापस रिवर्स जो डीएनए बनता है उस डीएनए को क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ट्रांसपोजॉन रिकॉम्बिनेशन। चूंकि ये जो डीएनए जो आरएनए से बनता है ये बिल्कुल कम्प्लीमेंट्री होता है किसके, आरएनए के, दैट्स व्हाई इस डीएनए को हम कम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का नाम भी देते हैं बाद। क्वेश्चन नंबर 72, a microorganism's metabolism is used to convert carbohydrates into acetic acid using। अब इस स्टेटमेंट में भी काफी कंफ्यूजन, अगर आप गौर करें ये कह रहा है कि बेसिकली आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है उसी को यूज करते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेटाबॉलिज्म के जरिए आप क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करते हैं एसिटिक एसिड में। अब होना ये चाहिए था यहाँ पे किसी एंजाइम का नाम होता, किसी आप कह लें लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी बैक्टीरिया का नाम होता, प्रोसेस का नाम होता बेसिकली, क्योंकि ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस है। तो अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो मेटाबॉलिज्म है ये जाहिर सी बात आप किसी बायोरिएक्टर में या कल्चरल मीडिया के ऊपर नहीं करवा सकते, ठीक है। इस हिसाब से जहां तक मुझे लग रहा है, बाकी आप जरा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, क्योंकि मुझे जो स्टेटमेंट समझ आई है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म इज यूज्ड टू कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट्स इनटू एसिटिक एसिड यूजिंग। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म में आप बायोरिएक्टर या कल्चरल मीडिया का सच मुझे नहीं समझ आ रही, बहरहाल चलें इसमें इसको आपने चेक कर लेना, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं है। 73 द ट्यूब फीड ऑफ द स्टार फिश इज यूज फॉर मूवमेंट थ्रू, यानी मूवमेंट के लिए यूज होते हैं जो स्टार फिश है बेसिकली उसके ट्यूब फीड। और इस फिनोमेना के पीछे कौन सा आप कह लें फिनोमेना इन्वॉल्व है, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमलाइनिंग, स्ट्रीमिंग पेन्स, हाइड्रोलिक सिस्टम, सिलरी मूवमेंट, उस फिनोमेना को हम हाइड्रोलिक। 74 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नर्व इन द ह्यूमन बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ी जो नर्व है वो हमारी लेग के अंदर मौजूद है, उसको हम शियाटिक नर्व का नाम दें। 75 इन केस ऑफ इंजरी टू प्लांट वाउंड हीलिंग प्रोसेस इनिशिएटेड बाय, कि जब प्लांट के अंदर कोई इंजरी हो जाती है, कोई डैमेज काज होती है, तो सबसे पहले उस इंजरी को या उस वाउंड को हीलिंग करवाने के लिए जो वहाँ पे आप कह लें जो टिश्यूज आते हैं या सेल्स आते हैं जो इस प्रोसेस को इनिशिएट करवाते हैं वाउंड हीलिंग को, वो कौन से हैं, या प्राइमरी मेरिस्टेम, एपिकल, लैटरल, सेकेंडरी। तो जो पहले सेल्स हैं जो वाउंड हीलिंग स्टार्ट करवाते हैं वो प्राइमरी मेरिस्टेम। 76 द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स बिफोर रेप्लिकेशन इज परफॉर्म हुआ, यानी रेप्लिकेशन के प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले जाहिर सी बात आ गई, डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, उनकी अनवाइंडिंग होती है, वो अलग होते हैं, उनकी सेपरेशन होती है। तो उस सेपरेशन में ये कह रहा है कि कौन इन्वॉल्व होता है, टोपोआइसोमरेजेस, जिंक, फिंगर न्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, डीएनएज। अब अगर आप देखें अनवाइंडिंग में डीएनएज भी इन्वॉल्व नहीं है, जिंक, फिंगर न्यूक्लियस इन्वॉल्व नहीं है, एंडोन्यूक्लियस इन्वॉल्व नहीं है। अनवाइंडिंग बेसिकली हेलिकेज एंजाइम करवाते हैं, जो बॉन्डिंग है बेसिकली उस बॉन्ड को वो ब्रेक करके जो दो स्ट्रैंड्स उनको अलग करते हैं। हेलिकेज की एक्टिविटी के साथ साथ टोपोआइसोमरेज एंजाइम्स मौजूद हैं जो सुपर कॉइलिंग है उसको रिमूव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम नहीं है तो मुझे लगता है ज्यादा अप्रोप्रिएट जो यहाँ पे टोपोआइसोमरेज है, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट या जो मेजर एंजाइम है वो बेसिकली हेलिकेज एंजाइम है, और उनके साथ ये टोपोआइसोमरेज जो टेंशन होती है स्ट्रैंड्स के अंदर, सुपर कॉइलिंग होती है, उसको रिमूवल का ये काम करते हैं। मेजर अनवाइंडिंग जो किससे रिलेटेड है, हेलिकेज। 77 है, इन इकोसिस्टम द रोल ऑफ मैमल, कि जो इकोसिस्टम है उसमें मैमल्स का क्या रोल है, आया ये प्राइमरी कंज्यूमर के तौर पे काम करते हैं, ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ, डीकम्पोजर। अगर हम गौर करें मैमल्स जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स बेसिकली हर्बीवोर्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो फीड करते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर, ग्रासेस के ऊपर। तो अगर आप देखें हर्बीवोर्स में सारे मैमल्स नहीं आते। अब देखें अगर ह्यूमंस की हम बात करें, इवन
ह्यूमन्स भी मैमल्स में आ रहे हैं और ह्यूमन्स प्राइमरी कंज्यूमर्स नहीं है। तो लिहाजा हम यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो मैमल्स में प्राइमरी कंज्यूमर भी आते हैं, मैमल्स में सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी आते हैं, मैमल्स में ऑमनीवोर्स भी आते हैं, इवन मैमल्स में कार्निवोर्स भी आते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर यहाँ पे ट्रू ऑप्शन नहीं है, ऑटोट्रॉफ तो यही नहीं है। ओवरऑल मेजर अगर आप देखें इकोसिस्टम में हेटरोट्रॉफ कह सकते हैं कि सारे के सारे जो मैमल्स हैं बेसिकली वो हेटरोट्रॉफ हैं। डिकम्पोजर्स ऐसा ये नहीं है। डिकम्पोजर्स में अगर आप देखें बैक्टीरिया और फंजाई आते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है मोस्ट अप्रोप्रिएट वो यहाँ पे हेटरोट्रॉफ है। प्राइमरी कंज्यूमर बहुत स्मॉलर लेवल आ जाता है। कुछ मैमल्स जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर हो सकते हैं, सारे प्राइमरी कंज्यूमर नहीं है, अलबत्ता हेटरोट्रॉफ सारे हैं। 78 है प्रोकैरियोट्स डिफर फ्रॉम यूकैरियोट्स एक्सेप्ट। यहाँ पे फिर उसी तरह की जिस तरह ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस हैं कि जो प्रोकैरियोट्स हैं वो यूकैरियोट्स से डिफर करते हैं। इन सारे फीचर्स ये कह रहा है यहाँ पे वो दिए हुए हैं जो प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स से अलग कर रहे हैं, लेकिन एक कोई ऑप्शन ऐसा है जो प्रोकैरियोट्स भी यूकैरियोट्स से डिफर नहीं कर रहा, वो हमने एक चूज करना। ऑप्शंस देखें अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंस, बिल्कुल ये करेक्टर डिफरेंशिएट करता है क्योंकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस ही नहीं है। जब न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मौजूद नहीं है। ये प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स से डिफर कर रहा है। बी ऑप्शन देखें तो राइबोसोम टाइप, ये भी डिफरेंशिएट कर रहा है क्योंकि प्रोकैरियोट्स में 70s टाइप राइबोसोम है, यूकैरियोट्स के अंदर 80s राइबोसोम टाइप है। सी पे जाएं अगर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, ये भी डिफरेंशिएट कर रहा है क्योंकि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती जबकि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं। डीएनए का अलबत्ता कोई डिफरेंस नहीं है। डीएनए प्रोकैरियोट्स में भी डबल स्टैंडर्ड मौजूद होता है और डीएनए यूकैरियोट्स में भी डबल स्टैंडर्ड मौजूद है। लिहाजा ये वो वाला ऑप्शन है जो एक्सेप्शन है। बाकी तीनों जो है वो प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स से क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, जबकि डीएनए और यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों का सेम होता है। 79 है मेन इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, कि जो ओजोन लेयर की डिप्लीशन होती है इससे जो मेन इफेक्ट है वो कौन सा होता है। ऑप्शंस दे गौर करें। ए है लेस प्रोडक्टिविटी ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन हम कहते हैं जो फ्लोटिंग प्लांट्स हैं जो वाटर की सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वहाँ पे। तो जब ओजोन की डिप्लीशन होती है जाहिर सी बात है डायरेक्ट जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं वो वाटर की सरफेस तक पहुंचेंगी और वहाँ फाइटोप्लैंक्टन जो है वो डिस्टर्ब होंगे, तो इनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। ये ऑप्शन काफी हद तक ठीक है। बी स्किन कैंसर, जाहिर सी बात है जब ओजोन की डिप्लीशन हो जाएगी अब अल्ट्रा वायलेट रेस सन से आने वाली वो सारी जाहिर सी बात है अर्थ तक पहुंचेंगी और डायरेक्ट स्किन को अफेक्ट करेंगी जिससे स्किन कैंसर होता है। सी डैमेज टू प्लांट लीव्स, प्लांट्स के जो लीव्स हैं जाहिर सी बात है ये आउटर साइड पे मौजूद होते हैं और डायरेक्ट जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन पड़ेंगे तो ये भी डैमेज होंगे। मतलब ऑल ऑफ दीज है वो करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 80 है मलेरिया एंड डेंगू इन्फेक्शन आर इन पाकिस्तान, दीज आर काज्ड बाय। कि दो तरह के इन्फेक्शन के ये नाम ले रहे हैं, एक मलेरिया प्लाज्मोडियम से जो काज हो रहा है और दूसरा डेंगू ये वायरस से काज हो रहा है। अब इन इन्फेक्शन का वो कह रहा है कि किसकी वजह से फाल, टिक एंड सैंड फ्लाइज, इनका तो ऐसा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। डीएनए वायरस एंड आरएनए वायरस, इनका भी इसलिए नहीं है क्योंकि मलेरिया प्लाज्मोडियम से काज हो रहा है तो लिहाजा ये वायरस तो हो नहीं सकता। ये ऑप्शन भी बिल्कुल कोई मैच नहीं कर रहा। एनोफिलीज मॉस्किटोज और एडीज इजिप्टी, ये ऑप्शन ट्रू है। एनोफिलीज जो वो वेक्टर का काम करें मलेरिया के लिए और डेंगू जो काज हो रहा है वो एडीज इजिप्टी के, लिहाजा ये ट्रू ऑप्शन। 81 है मेन फंक्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड किडनी। अब किडनी आपको पता है किडनी के अंदर जो फंक्शनल यूनिट है बेसिकली नेफ्रॉन, पर उन नेफ्रॉन्स के का एक पार्ट है, थर्ड पार्ट आप कहते हैं जिसको लूप ऑफ हेनले का नाम देते हैं। इसका ये कह रहा है कि जो लूप ऑफ हेनले है नेफ्रॉन का उसका मेन फंक्शन क्या है। तो इसका मेन फंक्शन अगर आप देखें तो वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम है। बैलेंस मिनरल्स में इसका कोई रोल नहीं है। हेल्दी बोन्स से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ब्लड प्रेशर से भी कोई ताल्लुक नहीं है। इसका काम सिर्फ क्या है, वाटर और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन। 82 है ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, यानी जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल का एक प्रोसेस है माइटोसिस। माइटोसिस में कौन सा ऐसा फेज है जिसमें न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है। ये सबसे पहला फेज ही है प्रोफेज कि जिसमें न्यूक्लियोलाई भी डिसअपीयर होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपीयर हो जाती है। 83 है इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन ऑफ द ट्रांसप्लांट अकर्स ड्यू टू, कि जब हम कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवा रहे होते हैं तो उस वक्त जो रिजेक्शन है ट्रांसप्लांट की वो किसकी वजह से हो सकती है। इन्फेक्शन की वजह से, रिजेक्शन बाय रेसिपिएंट, इम्यून सिस्टम की वजह से, एलर्जी डेवलपमेंट की वजह से। अब अगर आप देखें जब भी हम ट्रांसप्लांट के जो फीचर्स हैं उनके प्रिंसिपल्स हैं उनको स्टडी करते हैं, ये देखते हैं तो मेजर जो केस है वो इम्यून सिस्टम कि अगर रेसिपेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो अगर एक्सेप्ट नहीं करता ट्रांसप्लांटेशन को तो रिजेक्शन जो है वो कंफर्म होती है। अलबत्ता जो इन्फेक्शंस या एलर्जी की जो डेवलपमेंट है ये माइनर केसेस हैं, इनका सच रिजेक्शन में मेजर रोल नहीं है। यानी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है यहाँ पे अगर चूज किया जाए वो रिजेक्शन बाय रेसिपेंट है, लेकिन स्मॉलर केसेस में इन्फेक्शंस और एलर्जिक डेवलपमेंट को भी आप देख सकते हो तो उस वजह से इन ऑप्शन में भी कंफ्यूजन है। यहाँ पे जो मेजर कंसिडरेशन है वो वाला ऑप्शन उन्होंने चूज़ किया होगा या फिर ऑल ऑफ द अबव होगा, लेकिन मोर चांसेस यही है कि मे बी ऑल ऑफ द अबव उन्होंने चूज़ किया हो, तो मैं भी यही चूज़ करता हूँ। लेकिन एज सच जो ऑप्शन देखा जाए
मोस्ट अप्रोप्रिएट वो यहाँ पे रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम जो है इसकी वजह से रिजेक्शन जो है वो मेजर होती है। क्वेश्चन नंबर 84 है मेन टेक्निक्स विच एनेबल द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू एडवांस। जो कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी का जो फील्ड है उसको एडवांस कर रही हैं, उसको ज्यादा आप ये कह लें बेस्ट बना रही हैं, वो कौन सी टेक्निक्स हैं? सेल कल्चरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग। अब अगर आप देखें डीएनए सीक्वेंसेस के लिए आप डीएनए की सीक्वेंसिंग करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग के जरिए आप प्रोटीन की जो आइसोलेशन है, सेपरेशन है वो करवा रहे हैं, सेल कल्चरिंग के जरिए आप सेल की कल्चरिंग करते हैं। सारी टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन चारों में जो ज्यादा आप कह लें फेवरेबल टेक्निक है जो बायोटेक्नोलॉजी के मेथड को फील्ड को एडवांस कर रही है, तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। 85 है विच ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल इज थॉट टू इवॉल्व फर्स्ट एंड हैज लीड टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ। कि कौन सा बायोमोलिक्यूल है, मैक्रोमोलिक्यूल है, जिसका ये कहा जाता है कि सबसे पहले इवॉल्व हुआ और उसके बाद लाइफ का ओरिजिन है, तो वो कौन सा है? डीएनए, फॉस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स, आरएनए। तो सबसे ज्यादा जो कंसिडरेशन है वो ये जो थ्योरीज भी आई हैं वो यही बताती हैं कि जो आरएनए है ये फर्स्ट इवॉल्व बायोमोलिक्यूल है। चूंकि आरएनए के अंदर ये एबिलिटी होती है कि जेनेटिक मटेरियल के तौर पे भी एक्ट करता है। ये अगर आप देख लें एज ए प्रोटीन, यानी ये कैटालिस्ट के तौर पे भी एक्ट करता है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा, जैसे राइबोजाइम है। और फिर इसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की एबिलिटी भी मौजूद होती है, रेप्लिकेट भी कर सकता है। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी रेप्लिकेशन की, कैटालिस्ट की, या ना डीएनए के अंदर मौजूद है, तो नया सब प्रोटीन, तो इसका मतलब है प्रोटीन्स या जो बाकी मालिक्यूल्स हैं वो फर्स्ट इवॉल्व नहीं है, बल्कि फर्स्ट इवॉल्व आरएनए, और आरएनए के बाद फिर डीएनए, प्रोटीन एंड सो ऑन। 86 एंजाइम्स एक्ट एज अ कैटालिस्ट व्हिच बाइंड्स टू सबस्ट्रेट। एंजाइम जो बेसिकली ये प्रोटीन्स हैं और कैटालिस्ट के तौर पे ये काम करते हैं। इसके ये कह रहा है कि सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करते हैं कैसे? लॉक एंड की मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो लॉक एंड की मॉडल को ओबे कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल के मुताबिक काम करें। तो लिहाजा जो सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग है उसमें कुछ लॉक एंड की मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी ठीक है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो लिहाजा बोथ ए एंड बी हो। क्वेश्चन नंबर 87 है मैग्नीशियम एक्ट एज ए कोफैक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। कि कौन से प्रोसेस में जो मैग्नीशियम है वो एज ए कोफैक्टर काम करता है? डीएनए रेप्लिकेशन में, ग्लाइकोलाइसिस में, एटीपी जनरेशन में, ऑल ऑफ द अबव। प्रोग्राम देखें, जो डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोसेस में भी बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं, उन एंजाइम्स क्या आप कह लें कोफैक्टर जो मैग्नीशियम आयन है। फिर ग्लाइकोलाइसिस वो प्रोसेस में बहुत सारे एंजाइम्स जो है वो ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ भी मैग्नीशियम जो है वो कोफैक्टर के तौर पे काम करता है। फिर एटीपी जनरेशन के डिफरेंट सेलुलर रेस्पिरेशन के यानी मेथड्स हैं, तो बेसिकली यहाँ भी एंजाइम्स ही यूज होते हैं, और एंजाइम्स के में मैग्नीशियम जो कोफैक्टर के तौर पे एक्ट करता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि सारे जो ये प्रोसेस हैं इनमें मैग्नीशियम जो कोफैक्टर के तौर पे एक्ट करता है। 88 है कैंसर्स ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ स्किन एंड अदर बॉडी ऑर्गन्स। यानी जो एपिथेलियल लाइनिंग है स्किन की और दूसरे ऑर्गन्स हैं, उनका जो कैंसर है उस कैंसर को आप क्या नाम देते हैं? तो ये बेसिकली कार्सिनो है। ऑप्शन बी जो है ये 2 है। 89 है इन ह्यूमन जीनोम कोर रिपीट सीक्वेंसेस ऑफ 2 to 6 बेस पेयर्स आर कॉल्ड। यानी जो ह्यूमन का जीनोम है वहाँ पे जो कोर रिपीट सीक्वेंस है जिसमें 2 to 6 बेस पेयर्स होते हैं, उसको क्या नाम दिया जाता है? तो बेसिकली जो कोर रिपीट्स हैं, सीक्वेंस हैं ह्यूमन जीनोम में, हम उनको एज ए होल कंबाइनली टेंडम रिपीट्स का नाम। तो टेंडम रिपीट्स यहाँ पे 3 तरह के होते हैं, एक जो मिनी स्टेलाइट है, एक माइक्रोस्टेलाइट है, और एक स्टेलाइट डीएन। जो अगर हम देखें माइक्रोस्टेलाइट है, ये चूंकि यहाँ पे इसने मेंशन कर दिए कि वो वाले रिपीट्स जिनमें 2 to 6 बेस पेयर्स होते हैं, तो माइक्रोस्टेलाइट वो वाले रिपीट सीक्वेंस हैं कि जिनके अंदर 2 to 6 बेस पेयर्स होते हैं। जो माइक्रोस्टेलाइट है इनमें 10 से लेके 100 तक होते हैं, और जो तीसरे हैं स्टेलाइट डीएन उनमें 100 से लेके आप ये कह लें जो वो कैबी तक होते हैं। लिहाजा यहाँ पे टेंडम रिपीट्स की जो फॉर्म है माइक्रोस्टेलाइट जिसके अंदर 2 to 6 बेस पेयर होते हैं, तो यही। क्वेश्चन नंबर 90 है द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ डायटम। कि डायटम का सबसे स्ट्राइकिंग बेस्ट डायग्नोस्टिक जो फीचर है वो कौन सा? फोटोसिंथेटिक एलजी। अब फोटोसिंथेटिक तो सारे एलजी ही होते हैं, डायटम भी फोटोसिंथेटिक ही है। प्रोकैरियोट्स लिविंग इन ओशन, ये प्रोकैरियोट नहीं है डायटम, चूंकि यूकैरियोट्स हैं। सिंगल सेल्ड ये हैं, और बहुत सारे एलजी सिंगल सेल्ड होते हैं। डी कवर्ड विद ट्रांसपेरेंट ग्लास लाइक काइटन। ये ऑप्शन सबसे ज्यादा बेस्ट फीचर है डायटम्स का, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक गलती की हुई है कि जो यहाँ पे ये वर्ड काइटन, काइटन की जगह एग्जैक्ट अगर आप देखें डायटम्स के लिए सिलिका होता है, चूंकि डायटम्स जो है बेसिकली ये फीचर इनका बिल्कुल है कि दीज आर कवर्ड विद ट्रांसपेरेंट ग्लास लाइक सिलिका। तो मेरे ख्याल में शायद ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये जो भी कह लें। बाकी जो 2 फीचर्स हैं ये जरूर ट्रू हैं, लेकिन ये स्ट्राइकिंग फीचर नहीं है। स्ट्राइकिंग फीचर यही बनता है कि जो डायटम्स हैं बेसिकली इनकी जो सेल वॉल है, जिसको आप प्रोस्ट्यूल का नाम भी देते हैं, तो उसकी जो कवरिंग है बेसिकली वो ट्रांसपेरेंट ग्लास लाइक जो सिलिका है, ये डिस्टिंक्ट फीचर है जो इस डायटम्स को बाकी तमाम जो एलजी उनसे डिफरेंशिएट करता है। अब जाहिर सी बात है मुझे नहीं पता पीएससी ने यही वाला ऑप्शन की में रखा हुआ, यानी अगर हम काइटन को देखें फिर तो ये ऑप्शन टोटली गलत है। फिर सिंगल सेल फोटोसिंथेटिक एलजी में से कोई चूज करें, लेकिन अब बात वही है स्टेटमेंट के हिसाब से इन दो में से
स्ट्राइकिंग फीचर बनता नहीं। तो मुझे लग यही रहा है कि काइटन की मिस्टेक है, यहाँ पे सिलिकॉन होना चाहिए, बाकी यही वाला जो ऑप्शन है वो को 91 इन्फेक्शियस आरएनए बेस्ड एजेंट विच काजेस प्लांट इन्फेक्शन, यानी कौन सा इन्फेक्शियस एजेंट है जिसके अंदर सिर्फ आरएनए होता है और फिर ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर इन्फेक्शन काज करता है। ये बेसिकली वायराइड्स हैं। अब वायरसेस की बात करें तो वायरसेस आरएनए बेस्ड नहीं होते, बल्कि दोनों हो सकते हैं, या आरएनए होंगे या डीएनए होंगे, सिर्फ आरएनए नहीं होते। और फिर ये प्लांट्स के अंदर भी इन्फेक्शन काज कर सकते हैं, एनिमल्स के अंदर भी। फंजाई चूंकि ये आरएनए बेस्ड इन्फेक्शन एजेंट हमको नहीं कंसिडर करते, प्रायंस जो है ये प्रोटीन बेस्ड है, इनमें आरएनए या डीएनए होता ही नहीं है, तो लिहाजा वेल डेवलप्ड जो यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो वायराइड। 92 a nerve impulse is sudden reversal of the electrical charge across the membrane एट रेस्टिंग न्यूरॉन थ्रू। ये कह रहा है कि सडन जो रिवर्सल होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का रेस्टिंग कंडीशन के ऊपर, ये किसकी वजह से होता है? सोडियम वोल्टेज, गेटेड चैनल, एटीपीएसएस, एबीसी फैमिली पंप्स, आयरन पंप। तो ये बेसिकली कि जो रिवर्सल होता है इलेक्ट्रिक चार्ज वो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल की वजह से होता है, कि जब ये गेट ओपन होते हैं तो बाहर से जो सोडियम आयंस हैं वो अंदर मूव करते हैं, तो अल्टीमेटली उनकी मूवमेंट की वजह से वो पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव जो आप कह रहे हैं चार्ज है वो बढ़ जाता है, और उसी की वजह से जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका रिवर्सल हो गया था। तो हम कह सकते हैं कि ये किसकी वजह से हो रहा है, ये कौन इसको रेगुलेट कर रहा है? सोडियम वोल्टेज गेटर चैनल। 93 या फोटोसिंथेटिक बायोडाइवर्सिटी is affected by addition of solid waste in which zone? कि जो फोटोसिंथेटिक बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये है वेराइटी ऑफ लाइफ है जो फोटोसिंथेसिस कर रही है बेसिकली, यानी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो अफेक्ट होते हैं जब हम किसके एडिशन करते हैं? सॉलिड वेस्ट। अब ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी जोन है जिसमें सॉलिड वेस्ट को डंप करने से जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो अफेक्ट होते हैं। तो अगर आप देखें सबसे टॉप पे, अगर आप देखें लिटोरल जोन मौजूद होती है, उसके बाद लिम्नाटिक, फिर सोन। तो अब जाहिर सी बात है जो टॉप जोन है, जो आप कह लें ओपन जोन है, जहाँ पे फोटोसिंथेटिक बायोडाइवर्सिटी है, जहाँ पे प्लांट्स हैं, जहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, तो जाहिर सी बात है आप सबसे पहले जो सॉलिड वेस्ट है वो टॉप लेयर में फेंकेंगे, टॉप जोन्स में डंप करेंगे। तो अल्टीमेटली जो बायोडाइवर्सिटी है, फोटोसिंथेटिक बायोडाइवर्सिटी, वो कौन से वाली इफेक्ट होगी? जो लिटोरल जोन के अंदर मौजूद। 94 है विच ऑफ द साइटोस्केलेटल एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट इन माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन, यानी जो सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन के दौरान जो स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, वो जो माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन हो रही है उसमें कौन से साइटोस्केलेटन के जो एलिमेंट्स है वो इन्वॉल्व होते हैं? माइक्रोफिलामेंट, एक्टन, माइक्रोट्यूब्यूल्स, नन ऑफ दिस। तो जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं बेसिकली वो माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से बनते हैं। वहां भी आपने पढ़ा होगा 2-3 तरह के हैं, उनमें इंटरपोलर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स वो भी इन्वॉल्व होते हैं, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स वो भी इन्वॉल्व होते हैं। इन शॉर्ट ये है माइक्रोट्यूब्यूल जो माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन करते हैं। 95 एन CRIS PRCAS9 CSS, ये भी आप देखें अगर तो ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में अगर आप देखें वो ये कह रहा है कि ये जो CAS9 है ये बेसिकली क्या चीज़ है? तो ये बेसिकली प्रोटीन है, और चूंकि इस प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 160 किलो डाल्टन, ठीक है, कि इसको रिप्रेजेंट करो, और यहाँ पे जो एग्जैक्ट आप कह लें इसका जो ट्रू ऑप्शन है वो यही है, 160 किलो डाल्टन प्रोटीन। 96 है फाइजर कोवाइड वैक्सीन इज। अब ये जो फाइजर वैक्सीन कोवाइड है ये कह रहा है कि मतलब इसका जो फ्यूचर है वो कौन सा हो सकता है? कोवाइड 19 वैक्सीन, mRNA बेस्ड वैक्सीन, सार्स कोवाइड 2 स्पाइक प्रोटीन बेस्ड, ये तीनों जो फीचर्स हैं इस फाइजर कोवाइड वैक्सीन के हैं, तो लिहाजा ऑल ऑफ द अबव ये। 97 इन ऑर्डर टू इंक्रीज यील्ड क्रॉप पेस्ट आर कंट्रोल्ड बाय यूजिंग माइक्रो इज कॉल्ड, कि अगर हम क्रॉप्स की बात करें, क्रॉप्स की जो पैदावार है उसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? जो पेस्ट है उनको कंट्रोल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके, माइक्रोब्स का यूज करके। ऐसा फिनोमेना जिसमें हम पेस्ट को मार रहे हूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हो, तो उस मेथड को हम बायोलॉजिकल कंट्रोल का नाम देते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल इसीलिए कह रहे हैं कि हम इसने लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करें, बाइको ऑर्गेनिज्म का यूज करें। 98 इन ह्यूमन बॉडी इफ एन ऑर्गन हैज नो अपैरेंट फंक्शन इज प्रेजेंट सच ऑर्गन इज कॉल्ड, कि अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर हम बात करें ऐसे ऑर्गन जिनका ज़ाहिरी तौर पे कोई फंक्शन नहीं, वो फंक्शन लेस हैं, तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं? तो ऐसे ऑर्गन्स को हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोलते हैं, यानी जो बज़ाहिर मौजूद तो हैं लेकिन उनका ज़ाहिरी तौर पे कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे कॉमनली अगर आप देखें जो ह्यूमन्स हैं, ह्यूमन्स के अंदर जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स है सच कोई जो फंक्शन नहीं है, तो लिहाजा उनको ऐसे ऑर्गन्स को हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स का नाम देते हैं। 99 द मेजर इशू इन ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज रेजिस्टेंस डेवलपमेंट ड्यू टू। अब ये कह रहा है कि जनरली जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट का इशू आ रहा है कि जो जब भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसका इलाज आसान नहीं है। अब ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इलाज में मसला आ रहा है बेसिकली ये रेजिस्टेंस डेवलपमेंट की वजह से है, कि कोई भी हम एंटीबायोटिक्स जब यूज़ करते हैं तो अब उसके खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है मतलब बॉडी के अंदर उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग, अब उस डिजीज़ को आसानी के साथ हम ख़त्म नहीं करते। अब ये जो रेजिस्टेंस डेवलपमेंट है बेसिकली ये किसकी वजह से होती है? म्यूटेशंस की वजह से रेजिस्टेंस
प्लाज्मिड की वजह से, ड्रग बम्प्स की वजह से आला तबाह। बेसिकली ये तीनों चीज़ें, एक तो ये है कि म्यूटेशंस की वजह से चेंज आ गई है और उसकी वजह से जो एंटीबायोटिक्स हैं उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। दूसरा, जो प्लाज्मिड्स हैं बैक्टीरिया के, इनकी वजह से भी आप कह सकते हैं जो रेजिस्टेंस डेवलपमेंट हो रही है। फिर इस तरह तीसरा अगर आप देखें ड्रग पम्प्स, यानी ड्रग पम्प्स का मतलब ये है कि हम बाज़ औक़ात जो डिफरेंट टाइप्स की ड्रग्स जो हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, अल्टीमेटली क्या होता है कि वो जो डिफरेंट टाइप्स की हम मेडिसिन यूज़ करते हैं उनकी वजह से भी एक ख़ुद ब खुद आप ये कह लें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। तब अगर हम बाद में कोई मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स यूज़ भी करते हैं तो अल्टीमेटली वो रेजिस्टेंस डेवलपमेंट की वजह से वो आप ये कह लें ऐसी कंडीशन हो जाती है कि अब कोई एंटीबायोटिक्स वो अफेक्ट ही नहीं करती। उस इफ़ेक्ट में भी आप ये कह लें इफ़ेक्ट ना होने में भी बेसिकली किसका असर है, डिफरेंट ड्रग्स का। तो मतलब आप ये कह लें कि जो रेजिस्टेंस डेवलपमेंट हो रही है वो म्यूटेशंस की वजह से भी होती है, वो रेजिस्टेंट प्लाज्मिड्स की वजह से भी होती है, और ड्रग्स पंप्स की वजह से ही, तो लिहाजा ऑल ऑफ द होगी। 100 यूकैरियोटिक जीन ऑर्गेनाइजेशन डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोटिक ड्यू टू, कि जो यहाँ पे अगर आप देखें ये कह रहा है कि जो यूकैरियोटिक जीन ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफर करती है प्रोकैरियोटिक जो जीन ऑर्गेनाइजेशन उससे। किस वजह से? आपसे में अगर आप देखें प्रेजेंस ऑफ एक्सॉन, के एक्सॉन्स जो है वो मौजूद होते हैं यूकैरियोट्स में। उसके अलावा ऑप्शन बी में देखें इंट्रॉन्स और प्रोमोटर मौजूद होते हैं, ये भी मतलब कंडीशन है। फिर प्रेजेंस ऑफ प्रोमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंसेस ये मौजूद होते हैं, ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फिर डी है प्रेजेंस ऑफ एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स, मोटर, रेगुलेटरी सीक्वेंस। तीनों अगर आप देखें ये सारी चीज़ें, एक्सॉन्स भी मौजूद होते हैं, इंट्रॉन्स भी मौजूद हैं, प्रोमोटर भी है, रेगुलेटरी सीक्वेंसेस भी हैं, ये सारा कुछ मौजूद है। लिहाजा ये चारों पांचों जो चीज़ें हैं जो यूकैरियोटिक जीन ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंशिएट करती हैं किससे? प्रोफिलिया। तो ये लेक्चरर बायोलॉजी का जो पेपर था, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। उसकी वजह ये है कि मैंने सारे जो एमसीक्यूज़ हैं 1 से लेके 100 तक सब कुछ जो है वो डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। तो मैं यही चाहता था कि एक ही पार्ट में जो है वो बजाय इसके 2-3 पार्ट्स बनाऊँ तो एक ही पार्ट्स में इसको अपलोड। अगर आपको लगे कि इन क्वेश्चंस में कोई स्टेटमेंट, कोई ऑप्शंस मैंने गलत उसको प्रोनंसिएट किया है, गलत उसको आप ये कह लें किसी ऑप्शंस को अगर आपको ये लगे कि मैंने गलत चूज़ किया, तो उसको आपने लाजमी क्लैरिफिकेशन के बाद मुख्तलिफ जगह से चेक करने के बाद आपने लाजमी जो कमेंट में मेंशन करना है, ताकि जो लोग इस पेपर को देख रहे हैं उनके लिए जो कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना